ओके, सभी को नमस्कार और सभी को धन्यवाद इस वर्चुअल कार्यशाला में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। ओके। आज ये राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जो आरटीआई सेल है हमारे महाविद्यालय का, उसके तत्वाधान में एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आवश्यकता एवं उपयोगिता। इस कार्यशाला का आयोजन गूगल मीट पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें महाविद्यालय के बुद्धिजीवी प्राध्यापकगण, प्राध्यापिकागण और महाविद्यालय के तमाम विद्यार्थी और अन्य महाविद्यालयों के भी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं और प्राध्यापक इससे जुड़े हैं। इस कार्यशाला का हमारा मेन मकसद है कि विद्यार्थियों में और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या जनमानस हैं, उनमें सूचना के बारे में जागरूकता फैलाना और सूचना का अधिकार अधिनियम के जो उद्देश्य हैं और इसकी भावना क्या है, उससे अवगत कराना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यशाला के अंतर्गत जो अधिनियम है, आरटीआई एक्ट है 2005, इस अधिनियम के स्वस्थ उपयोग और विभिन्न पहलुओं पर इसकी चर्चा इस कार्यशाला में की जाएगी और सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से हम सभी संस्था और सोसाइटी और देश के विकास में किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, जो निदेशक हैं जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के, और तिवारी जी एक बहुत ही कर्मठ और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ज्ञान के भंडार हैं और आप आरटीआई के मास्टर ट्रेनर भी हैं। आपने कई ट्रेनिंग बागेश्वर जिले के अंतर्गत आरटीआई के तहत की हैं और इसके अलावा आप जो जितनी भी सामाजिक परियोजनाएं गवर्नमेंट की होती है, उनमें काफी आपकी जो है सक्रियता से भागीदारी होती है। हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं डॉक्टर चंद्राम जी, जिनके संरक्षण में और कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय निरंतर अग्रसर है प्रगति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, और प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली मैं सूचना के अधिकार को करीब 15 साल से देख रहा हूं। जब मैं बागेश्वर था, बागेश्वर महाविद्यालय में, तो भी मैं आरटीआई देखता था। महाविद्यालय में भी काशीपुर इस कॉलेज में, राधे हरि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मैं ये देख रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि इस पर एक कार्यशाला कराने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में एक जागरूकता जो है फैले। महाविद्यालय में भी मेरी अक्सर बातें होती थी, तो प्राध्यापक लोग हमसे कहते थे भाई इस पे एक कार्यशाला का आयोजन जरूरी है। विद्यार्थी भी कहते थे, क्योंकि कई बारीकियां सूचना के अधिकार अधिनियम की अभी तक पता नहीं है लोगों को। कुछ लोग सूचना के अधिकार को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ शस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। सूचना का अधिकार हमको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके तहत मिला है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की जो अपनी अभिव्यक्ति को हम तभी प्रकट कर सकते हैं, वही क्षमता हमारे अंदर तब आ सकती है जब हमको ये पता हो कि सरकारी तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। ये जानना बहुत जरूरी है। हम जब अधिकार की बात करते हैं, सूचना का अधिकार बहुत ही बेहतरीन अधिकार है हम लोगों के लिए, लेकिन जहां पर अधिकार की बात होती है तो उससे पहले कर्तव्य भी सामने आते हैं। तो हम लोगों को पहले कर्तव्य अपना देखना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना क्या है, उसकी आत्मा क्या है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। जब सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया, इसकी धीरे धीरे उपयोगिता बढ़ी समाज में, प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल का मतलब इस पर सुनवाई हुई, लोगों ने आरटीआई मांगी, अनुरोधकर्ता ने, लोक सूचना अधिकारी ने सूचनाएं दी। तो इसमें बीच बीच में कुछ खामियां भी नजर आई और उन खामियों को समय समय पर दूर भी किया गया। मतलब अर्थात तात्पर्य ये है कि जब महसूस हुआ कि हमें इस चीज की भी आवश्यकता है, तो जिन चीजों की आवश्यकता थी समय समय पर उनका भी उसमें इंक्लूजन किया गया, उनको उसमें जोड़ा गया। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे सरकारी कर्मचारियों की सीआर पहले इस दायरे में नहीं आती थी, वो गोपनीय हमारी कहलाती थी, लेकिन बाद में जब महसूस किया गया कि नई सीआर को भी सूचना के अधिकार अंतर के नियम लिया जाए, तो आज हम आरटीआई के तहत अपनी सूचना सीआर की
प्राप्त कर सकते हैं और उसमें हमारी जो कहीं ना कहीं कमियां होती हैं हम उनको दूर भी करते हैं। तो एक सुधार का बड़ा अच्छा सूचना का अधिकार अधिनियम हम लोगों को मिला है। इसी प्रकार कई चीजें बीच बीच में महसूस हुई, जैसे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए उसमें कुछ परिवर्तन हुए कि बीपीएल कार्ड वाले हैं तो उनको 50 पेज A4 साइज के ये 100 रुपए की सूचना तक हम निःशुल्क उसको उपलब्ध कराते हैं। ये भी बाद में संशोधन हुआ। अभी बीच में ये भी आया था कि कुछ जैसे हमारी चल संपत्ति है तो चल संपत्ति का ब्यौरा हम नहीं दे सकते, वो आरटीआई के बाहर है। तो बीच बीच में तमाम सुधार और संशोधन भी हुए हैं। कई चीजें आवश्यकता के अनुसार जोड़ी भी गई हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य हैं डॉक्टर चंद्रराम जी और जो लोक सूचना अधिकारी भी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन हम लोगों के लिए देंगे, अपना संबोधन करेंगे, सभी साथियों का स्वागत भी करेंगे। एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पर एक चीज और जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस की है, ये की है कि जो आरटीआई लगाने वाले होते हैं, जो अनुरोध करता है, वो आरटीआई के को लगाते हैं और इस मकसद से लगाते हैं। अक्सर देखा गया है आमतौर पर सामान्य रूप से कि मुझे जो है कुछ सरकारी कामों में कुछ व्यवधान हो या कुछ परेशानी किसी तरह की वो की जाए, तो उन नकारात्मकता को हमें हटाते हुए सकारात्मक तरफ बढ़ना है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है और हम धनात्मक सोच, अच्छी सोच के साथ यदि हमारी नियत और भावना स्पष्ट है तो हम सूचना मांगे। ऐसी लोक सूचना अधिकारी की हमारी नियत साफ होती है, हम सूचना देते हैं, जो सूचना हमारे कागजों में या अभिलोकों में हमारी धारित होती है। तो और ये कार्यशाला से हमारे कई इससे फायदे होंगे हमारे जो लोग जुड़े हैं। एक तो सूचना के अधिकार अधिनियम की जो बारीकियां हैं वो हम देखेंगे, इसमें सीखेंगे, हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तमाम जानकारियां इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त होंगी। जैसे आरटीआई की विभिन्न धाराएं इसमें आएंगी, अतिरिक्त शुल्क क्या होता है, इसकी किस धारा के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिया गया है, किस धारा के अंदर निजता हमारी आती है, किस धारा के अंदर हम अपनी जो सूचना है हम दूसरे लोक सूचना अधिकारी को हम ट्रांसफर करते हैं। तो तमाम इसमें हमारी एक जनरल नॉलेज भी हमारी इसके माध्यम से बढ़ेगी। तो मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन के साथ हम सभी का मार्गदर्शन और जो इस कार्यशाला की उपयोगिता है, किस प्रकार से हम इसका सार्थक इस्तेमाल सूचना के अधिकार अधिनियम का कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थी भी और हमारे जो जनमानस है, आम लोग भी, प्राध्यापक भी। महाविद्यालय के प्राचार्य जी डॉक्टर चंद्रराम जी, जिनके कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय हमारा निरंतर अग्रगति पर त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर चंद्रराम जी, प्राचार्य सर, प्लीज सर। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आवश्यकता एवं उपयोगिता वर्चुअल कार्यशाला 10 फरवरी 2021 में शामिल होने वाले और उनसे जुड़ने वाले समस्त प्राध्यापकों, विद्वान प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं को मैं इस कार्यशाला से लाभान्वित होने के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सूचना अधिकार अधिनियम प्रजातंत्र की आत्मा है, प्रजातंत्र का सार है और इसकी सफलता का आधार है। सभी लोग जानते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम हमारे संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति के अधिकार का ही वर्तमान स्वरूप है, उसी का एक व्यावहारिक स्वरूप। अगर हमारे पास प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरक्षण के लिए, उनको लागू करने के लिए अगर कोई जानकारी नहीं होगी तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व समझ में नहीं आएगा। अभिव्यक्ति की आजादी तभी सफल होगी जब हमारे पास अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सामग्री होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र की आत्मा है अभिव्यक्ति की आजादी, और उसके साथ साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ हम किसी भी देश के गवर्नेंस को लागू करने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमको जो हमारी योजनाएं हैं, गरीब वर्ग से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, छात्र छात्राओं से संबंधित जितनी भी विकास योजनाएं हैं, वो विकास योजनाएं तभी सही तरीके से सफल हो सकती हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, जब उन योजनाओं को फाइल से
उन योजनाओं का स्वरूप फाइल से लेकर लाइफ तक पहुंचाया जा सके और देश के, समाज के, प्रशासन और शासन के प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ साथ डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त ये सूचना अधिकार अधिनियम प्रजातांत्रिक मूल्यों का और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा एक उपहार है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने और वर्तमान सरकारों ने, वर्तमान व्यवस्था ने जो आम जनता को दिया है। सूचना अधिकार नियम के माध्यम से हम पूरे देश को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सूचना अधिकार एक ऐसा अधिनियम है जो इतना सरल है, इतना सिंप्लीफाइड है और इतना उपयोगी है, जन सामान्य के लिए उपयोगी है। यही एक ऐसा एक्ट है जो गैर पेशेवर लोगों के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत स्पष्ट इसकी अवधारणाएं हैं और इनका प्रयोग करते हुए हम इसको इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिकार के माध्यम से इसका सदुपयोग करके जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको पहुंचने तक के लिए हम गुड गवर्नेंस के माध्यम से इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना अधिकार के संदर्भ में जो इसकी सकारात्मक बातें हैं उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और सूचना अधिकार अधिनियम ही एक ऐसा अधिनियम है जो सरकारी तंत्र में जिसकी जैसी भूमिका है, जो सरकारी सेवक के रूप में जो भूमिका एक आम आदमी की, आम अधिकारी की, कर्मचारी की है, उस रूप में ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। और किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति का सबसे बड़ा मूल्य होता है और उसको देश और समाज में चलने वाली योजनाएं, उसके लिए बनाई गई योजनाएं, प्रशासन तंत्र इसकी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है। और इसके लिए जो मैं विशेष रूप से डॉक्टर महिपाल सिंह, जो हमारे महाविद्यालय के कुशल और कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक के साथ साथ सूचना अधिकार अधिनियम को पूर्ण प्रभावी तरीके से इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसका परिपालन कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने इस एक्ट के मूल्यांकन के लिए, इसके उपयोगिता के लिए और इसकी उपादेयता जो आज के संदर्भ में है उसके प्रचार प्रसार के लिए ये जो वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये कार्यशाला से सभी लोग लाभान्वित होंगे और सभी महाविद्यालय के सभी अंगों को, कर्मचारियों, प्राध्यापकों तथा इससे लाभान्वित होने वाले जो भी विद्यार्थी हैं या आम जन है जो इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, वो सब इससे लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होने के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लाभान्वित होने का अवसर देंगे और प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक। थैंक यू सर। आवाज मेरी आ रही है? अभी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, अब आ रही है, अब आ रही है। अभी हमारे बाकी सभी लोग अपने प्लीज ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हंसिता बिष्ट प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए। अभी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रराम जी ने सूचना के अधिकार अधिनियम की इसकी जो भावना है, जो इसकी आत्मा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया और हम लोगों को ये भी आगाह किया कि हम इसका जो एक सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक पहलू के अंतर्गत एक धनात्मक एनर्जी के साथ, अच्छी सोच के साथ देश के विकास के लिए हम इस सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करें। और यदि हम सूचना के
आवाज नहीं आ रही है सर। तो यदि हम सूचना के अधिकार अधिनियम को एक सच्ची भावना के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपने संस्था, समुदाय और देश के विकास में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं। जैसा कि हमारे विद्यार्थी भी आजकल सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं, जैसे परीक्षा के तौर पर हमारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उनके अंक कभी कम आते हैं या कभी मूल्यांकन के दौरान जो मार्क्स का एडिशन होता है, जोड़ होता है, वो उसमें कुछ कहीं ना कहीं खामी नजर आती है। तो हमारे विद्यार्थी अपने परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगते हैं। पहले ये चीज सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई एक्ट के तहत नहीं थी, लेकिन जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो इसको इसमें शामिल किया गया कि नहीं, कि विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को यदि बच्चे को शक है अपने उसमें उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में, तो विद्यार्थी को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने उत्तर पुस्तिका को मंगाकर उसका अवलोकन कर सके, देख सके, और कहीं पर खामी है तो अपनी जो उसकी शंका है, संदेह है, उसको दूर कर सके। जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल ने आरटीआई के तहत इसको शामिल किया और उन्होंने कहा कि शुल्क होता है 200 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका के माध्यम से विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मंगवा सकता है। अगर कोई एक्स विद्यार्थी है तो वो दूसरे की तो नहीं मंगवा सकता, लेकिन वो अपनी उत्तर पुस्तिका 200 रुपए का शुल्क देकर विश्वविद्यालय में नगद जमा कर सकता है या ड्राफ्ट के माध्यम से या बैंकर जो चेक होते हैं उनके माध्यम से जमा कर अपनी उत्तर पुस्तिका मांग सकता है। और इस अधिनियम का विद्यार्थियों ने तमाम फायदा उठाया है। जब वो अपनी उत्तर पुस्तिकाएं मंगाते हैं तो उसमें जो उनकी मन में जो शंका होती है तो उसका समाधान भी उसके माध्यम से होता है। मैं दोनों तरफ से मैंने खुद सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल किया है। एज ए लोक सूचना अधिकारी के तरफ से भी सूचना देने में, सूचना निर्गत कराने में भी मैं जुड़ा रहता हूं, और मैं भी सूचना के अधिकार अधिनियम का मैंने भी इस्तेमाल किया करता हूं, और जिससे मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन अधिकार हम लोगों को दिया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अधिकार से पहले कर्तव्य भी आते हैं, हमारी कुछ ड्यूटी है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अच्छी भावना के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करें। अब हमारे बीच हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, आज के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, इनका मैंने संक्षेप परिचय आपको दिया। मैं इनके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा कि आप वर्तमान में डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के निदेशक हैं, और आपको बागेश्वर प्रशासन द्वारा भी समय समय पर कई अनेक जिम्मेदारियां दी जाती रहती हैं। जैसे कोई चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें एक आपको गोपनीय बहुत बेहतरीन जिम्मेदारी आपको दी जाती है। उस दौरान भी आपको आप वहां पर समय समय पर बागेश्वर जिले के अंतर्गत या कहीं अन्य स्थानों पर भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लगातार कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। और आपके साथ हमने मिलकर कभी बागेश्वर में कई प्रोग्राम बागेश्वर जिले में किए हैं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए की गई हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन को लेकर की गई हो, चाहे वो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो आप बहुत ही कुशल और अच्छे वक्ता हैं, और आप अपने जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जो आजकल स्किल डेवलपमेंट आजकल चल रहा है, भारत सरकार की एक योजना, उसके तहत भी आजकल आप कई परियोजनाएं अपने अंतर्गत अपने कुशल मार्गदर्शन में चला रहे हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी किया है, आपने पीजीएमसी प्रोग्राम भी कर रखा है, आप डी.फिल हैं, आपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आपने की है, आप एलएलबी हैं फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसके अलावा आपने कंप्यूटर के आपके पास डिप्लोमा है। इसके अलावा आपने और भी तमाम एकेडमिक अचीवमेंट्स आपके उस क्रेडिट में जाते हैं। आप कई असाइनमेंट वर्तमान में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है काफी लंबा है। आप कोऑप्टेड मेंबर हैं आरएलई के देहरादून से, और आप निरंतर स्टेट रिसोर्स सेंटर में देहरादून में भी आप कार्य करते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में रिसर्च मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का आप काम करते हैं। और इसके अलावा आपका जो अनुभव है वो काफी लंबा अनुभव है, विशेष तौर से रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपने बहुत लोगों को आपने ढेर ट्रेनिंग और आपने कुशल नेतृत्व में कई कार्यशालाएं भी आपने आयोजित की हैं, अटेंड भी की हैं, और आपके इसके अलावा शोध प्रकाशन में आपका जबरदस्त
आपका वर्चस्व है, वहां पर एक आपका इंटरफेयर आपका है पब्लिकेशन के क्षेत्र में। आप मैगजीन में आपके तमाम आर्टिकल, अखबारों में तमाम आर्टिकल सोशल अवेयरनेस पर आपके समय समय पर आते रहते हैं। तो मैं अब आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, और आपका जो NIS का जो सिलेबस है उसमें भी आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व रहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के सिलेबस बनते हैं, चाहे वो डिस्टेंस मोड वाले बनते हों या और जो भी प्रकार के सिलेबस हैं, या जो पाठ्यक्रम करिकुलर डेवलपमेंट में आपका काफी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आपका रहता है। तो इसी के साथ ही मैं आपको मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी अपना अनुभव के साथ अनुभव आप शेयर करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे हमारे विद्यार्थी, हमारे प्राध्यापक और जो जनमानस इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, वो अपना कुछ इस कार्यशाला के माध्यम से लाभान्वित होंगे और एक नई ऊर्जा को लेते हुए अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। जो विद्यार्थी या जो लोग किसी वजह से इस कार्यशाला से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, हम यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग भी डालेंगे, हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट पर वो पड़ी होगी। तो आप समय समय पर उस वेबसाइट के माध्यम, उस यूट्यूब के माध्यम से भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई मन में शंका है, तो वो प्लीज नोट कर ले और सेशन के अंत में वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी को, और जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, जोरदार वर्टिकल क्लैपिंग। तो मैं अनुरोध है कि सर के लिए क्लैपिंग मनती है, जिससे वो भी एक जोर शोर के साथ, एनर्जी के साथ हम लोगों को एनर्जी ट्रांसफर करें। जैसे सूरज हम लोगों को डायरेक्ट एनर्जी देता है और हम लोग एकदम पूरा दिन भर नई ऊर्जा के साथ हम लोग कार्य करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए सर जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। तिवारी सर प्लीज। निकल जाती है। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। सबसे पहले श्री राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ वर्चुअल कार्यशाला के संयोजक एवं प्रायोजक सचिव हमारे कलीग डॉक्टर महिपाल सिंह जी, जिनका सानिध्य मिला हमें और बहुत अच्छा काम आपके साथ किया। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्राम जी और महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापिकाएं और प्राध्यापक गण और समस्त छात्र छात्राओं, मैं जन शिक्षा संस्थान की ओर से जितेंद्र तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस वर्चुअल कार्यशाला में। और धन्यवाद इसलिए भी कि हमें एक डॉक्टर साहब ने मौका दिया है कि आपसे मैं रूबरू हूं इस कार्यशाला के माध्यम से। वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें सूचना अधिकार अधिनियम के संदर्भ में बताई हैं और काफी लंबे अरसे का आपको सूचना अधिकार अधिनियम का ज्ञान है। और यहाँ जो बागेश्वर का विद्यालय है, यहाँ आपने बहुत ही कर्मठता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ में बहुत बड़ा काम किया है। और इग्नू का आपके पास चार्ज था और आपके संरक्षण में ही हमने पीजी कोर्स किया था जर्नलिज्म में। इसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। आपके रहते हुए बहुत ही नए आयाम से ये महाविद्यालय जुड़ा। और डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर शरद भट्ट जी और डॉक्टर महिपाल सिंह जी, इन तीनों का नाम आज भी छात्र लेते हैं कि जिस तरह से आपने यहाँ पर गति दी है। प्राचार्य महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि फाइल से लाइफ तक, बहुत ही बेहतरीन एक आपने शब्द जोड़ा इसमें, फाइल से लाइफ तक की एक जीवन का, और फाइल में कहीं ना कहीं लाइफ दब जाती है, इसीलिए शायद हमें लाइफ एंड लिबर्टी के लिए इसमें प्रोविजन किया गया है। तो मैं सभी अपने छात्रों का, छात्राओं का और प्राध्यापकों का, प्राध्यापक गणों का और विशेष रूप से डॉक्टर साहब का और प्राचार्य महोदय का धन्यवाद देता हूं कि हमें आपने ये अवसर दिया। और डॉक्टर साहब ने हमारे बारे में बहुत सारी चीजें इतनी सारी चीजें बता दी हैं, वो शायद पहले की थी। अभी हम तो बहुत एक सीमित क्षेत्र में, बहुत छोटे से दायरे में सिमट के रह गए कि एक लखनऊ से, एक राजधानी से चला, वो अच्छी बात है, दूसरी राजधानी बन गई और फिर मैं बागेश्वर आ गया 2005-06 में। तो बागेश्वर का तब का स्वरूप और अब का स्वरूप में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन निश्चित रूप से इतना एनर्जी वाला ये क्षेत्र है उत्तराखंड, हमको बहुत कुछ दिया। यहीं से हमने पढ़ाई करी गढ़वाल विश्वविद्यालय से, फिर पीजी किया मास्टर इन एक्सटेंशन एजुकेशन में, और जैसा सर ने बताया डिफिल करने का मौका मिला। और यहीं के माध्यम से, इवन उत्तराखंड हमारी कर्मभूमि है, मैं 25 साल का पहाड़ी हूँ, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ IAS अकेडमी में भी हमें RTE एक्ट की कार्यशाला में प्रतिभाग करने का मौका मिला।
रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में 1 हफ्ते की कार्यशाला हमें IIT में करने का मौका मिला। तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। डिजास्टर की बात की सर ने, डिजास्टर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम सर ने किया इग्नू के माध्यम से, और उसमें भी बहुत ग्रेट लर्निंग हुई, जिसमें 2-3 पेपर भी हमारे जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कार्यशाला में जाने का मौका मिला, और उसका देन भी डॉक्टर साहब ही हैं, क्योंकि ये अगर कार्यक्रम आयोजित नहीं होता तो शायद मैं वहां नहीं पहुंच पाता। तो ये सब चीजें हैं हमारे छात्रों के सीखने के लिए है, जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, यूजीसी भी कहता है कि हमें अपने थॉट को बड़े लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और मल्टीपल थिंकिंग भी लानी पड़ेगी, और कई सब्जेक्ट का हमें नॉलेज भी रखना पड़ेगा। ये वक्त की मांग है। जैसा सर ने शुरू में बता दिया कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, और मौलिक अधिकार के रूप में मिला है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। अभिव्यक्ति हम तभी कह सकते हैं जब हमें अन्य चीजों की जानकारी होगी। हमारे अगर मंत्रालय हैं, 35 मंत्रालय, राज्य और हमारे जो जिले हैं, जिले में जो विभाग हैं, 35 से 40 विभाग, जिसमें जिला प्लान का बजट है, और हमारे अलग अलग वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्कीम्स हैं, छोटा सा राज्य है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और होने की गुंजाइश है। इन सब चीजों पर हम अपने अध्ययन के साथ में अगर ओपन माइंड से इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, तो हमें लगेगा कि ये जीवन भी हमें कम मिल रहा है, जितना मिलेगा और भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे काम आ जाएंगे। और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों को जानना, ये अब सभी का दायित्व है, और स्टूडेंट्स ही बदलाव ला सकते हैं, ये मेरा मानना है। और बदलाव की बयार स्कूल और कॉलेज से ही होने वाली है। इस नाते हमें सभी कानूनों की बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। हम लोगों ने 12 बेसिक कानूनों की सीरीज तैयार की है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने हमें न्याय दर्पण के नाम से बायो मंथली मैगजीन डेवलप करने का टारगेट दिया था, और वो मैगजीन हम 10,000 छापते थे जब देहरादून में था। न्याय दर्पण में वो सारे आर्टिकल्स को सरल भाषा में, हिंदी में करके हम ग्राम प्रधान तक पहुंचाते थे, जिससे किसी के राइट का वायलेशन ना हो। आज वही आवश्यकता पड़ गई है कि हम उन छोटे छोटे अधिनियम को जानें, और अभी जितनी भी हमारी डेवलपमेंट हो रही है डिजिटल लेवल पर, उनको जानें। साइबर क्राइम के बारे में भी बेसिक नॉलेज हम रखें, जीएसटी के बारे में भी हम रखें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी हम नॉलेज रखें। इसमें एक स्लोगन बहुत अच्छा हम लोग कार्यशाला में मिला था, ठगिए मत ठगाइए मत। और जब हम इन चीजों को जानकारी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर काम कर सकेंगे। दूसरी चीज है, सूचना का अधिकार अधिनियम का बहुत बड़ा रोल है, और ये आंदोलन बहुत समय से चल रहा था। कई कई राज्यों में इसके ड्राफ्ट तैयार हुए, बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चलती आ रही थी। अल्टीमेटली हमें सूचना का अधिकार अधिनियम मिल गया, और हमें चाहिए थे। इसमें 31 सेक्शन रखे गए हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अलग अलग सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। बाद में हम उसको एक बार में सारे सेक्शन की भी जानकारी दे देंगे, और मैं डॉक्टर साहब को इसका फोटो भी भेज दूंगा, और डॉक्टर साहब के पास है भी, जो हम लोग ATI की नैनीताल ट्रेनिंग में मिला भी था। तो अब अभिव्यक्ति तभी हम सही तरीके से कर सकते हैं जब हम उन योजनाओं की जानकारी रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे सर ने कहा कि ये हमारा एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। अस्त्र और शस्त्र में फर्क है। और दूसरी चीज कही कि नॉलेज ऑफ पावर, तो हम अस्त्र के रूप में, नॉलेज के रूप में इसको अगर हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पूरा सदुपयोग, जैसे प्राचार्य जी ने कहा, हमें इसका सही सदुपयोग करना है। कुछ लोग इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब के साथ भी महाविद्यालय में जब थे बागेश्वर में, तो ऐसा ही होता था। तो हम लोग ये प्लानिंग करते थे कि ये जो सज्जन आए हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो इनको बुलाया जाए और इंस्पेक्शन के लिए कहा जाए कि आप इंस्पेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इंस्पेक्शन का प्रोविजन है इसमें। और जब ये करें तो इनको रिकॉर्ड किया जाए किस भाषा में और क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। तो हम लोग इसके आगे की चीजें सोचते थे, और वो सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि वो संज्ञान लिया गया
और राज्यपाल महोदय के अधिग्रहण करने की क्षमता है किसी भी लॉ के कुछ प्रोविजंस में अपने स्टेट के जनमानस के लिए बेहतर तरीके से वो बनाने के लिए, वो सक्षम तरीके से लागू करने के लिए 2013 में जो नई नियमावली बनी है उसमें बहुत सारे संशोधन के साथ वो हमारे पास आई और उन प्रावधानों को भी हमें जानने का अवसर मिलेगा, जिसमें डॉक्टर साहब ने कई चीजें बताई हैं। एक तो सीआर की बात बता दी, कुछ में कहा गया कि कहीं कहीं पर 50 रुपए एक डिस्केट या फ्लॉपी डिस्क के लिए प्रोविजन किया गया था, नियमावली में 20 रुपए कर दिया गया है ताकि एक्स्ट्रा लोड जनता पर ना पड़े। और बीपीएल का भी श्रेणी उन्होंने कैटेगराइज कर दी कि किन लोगों को बीपीएल श्रेणी में कितना शुल्क के साथ में दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रावधान के साथ नियमावली भी जो हमारे 2013 के बनी है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्राचार्य जी ने पारदर्शी व्यवस्था के बारे में बात की और जी हम अपनी ये जो हमारी प्रेजेंटेशन सूचना अधिकार की, इसके माध्यम से हम उसमें हमें देखना भी चाहिए। नीचे सर प्रेजेंट नाउ करके होगा, प्रेजेंट नाउ। हाँ, आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना सर? अभी सर फुल स्क्रीन बनी हुई है। अब हो गई सर, अब चेक करें, आ गई? नहीं सर अभी नहीं आई। एक सेकंड, आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट नाउ करके एरो लगा है, वहां से राइट सर। यस सर अब आ रही शुरू। आ गई लेकिन अभी ये आई सर आ गई सही नहीं, अभी स्क्रीन नजर नहीं आई सर अभी। पहले आ गई थी, आगे होगा सर। सर हाँ भाई, petition is very good. Stop it ना। आई? नहीं सर अभी नहीं आई। अच्छा जी, अभी सर नहीं आई। अब आई सर? नहीं सर अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है सर अभी बिल्कुल भी। केवल जेएसएस बागेश्वर इज प्रेजेंटिंग ये लिखा आ रहा है बस। सर मोबाइल में शो कर रहा है सर। सर आप मोबाइल से कर रहे हैं या डेस्कटॉप लैपटॉप? लैपटॉप सर। अच्छा मोबाइल में शो कर रहा है, स्क्रीन शो मोबाइल में शो कर रही है, मोबाइल में शो हो रहा है सर। चलिए स्क्रीन चल रहा है। चल रही लेकिन नहीं आई स्क्रीन। अच्छा आने वाली थी लेकिन रुक गई बीच में। अच्छा कुछ हो रहा था, यहाँ से तो आ रही है, हमारे पास है, मोबाइल में आ रही है, हमारे से तो प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन। देखो आ रही थी, पहले आ रही थी सर, शुरुआत हो गई थी। नहीं सर वो केवल एक वो याद लिखा कि जेएसएस बागेश्वर इज प्रेजेंटिंग लिखा तो आ रहा है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मोबाइल पे आ रही है, साथी बता रहे हैं। ये आ तो रहा है लेकिन वो आती है, वो घूमता है सर्किल लेकिन आती नहीं है। हमारा तो कनेक्ट हो गया, हमारे से तो प्रेजेंट हो रहा है। नहीं मोबाइल पे आई थी, वैसा नहीं आई। मोबाइल की स्क्रीन में शो कर रहा है सर। शो हो रहा है, मोबाइल की स्क्रीन में शो हो रहा है, लैपटॉप में शो नहीं हो रहा। लैपटॉप में शो हो रहा है, लैपटॉप में कैसे शो कर रहा है?
सर आप जिस सिस्टम पर आप बैठे हैं ना सर, जी आप जिस सिस्टम पर बैठे हैं आप वहां से कीजिए। हाँ, उसी से कर रहे हैं सर जी। इसे कर रहे जिनकी बिटिया टॉप करी थी। सर नजर आ रही है, अब आलिस में भी है। हाँ आ रही सर? हेलो, हाँ मेरे दूसरे सिस्टम पर तो आ रही है। आ रही सर स्क्रीन अभी आ रही? हेलो हेलो, जी सर, आ रही, शो कर रही है। अच्छा हो रही है लैपटॉप, सर? हाँ जी हो रही है। जी ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। सर जैसे आपने डिस्कस किया, प्राचार्य महोदय ने किया डिस्कस, सुशासन के जो मुख्य पहलू हैं, इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसी हैं, जो भी लोग प्राधिकरण पीआईओज हैं, जहां पर जो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, वहां पर पहला जो इसका पहलू रखा गया वो पारदर्शिता का, कि ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी जरूरी है, और अपनी डेस्क पर भी, अपने डिपार्टमेंट में भी, अपने लाइफ में भी। तो इसके जो मुख्य 5 पहलू बिंदु है या पिलर इनको कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, सहभागिता तथा लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता। कई मामलों में हम लोग देखते हैं कि इन सब चीजों से हम अपनी वंचित जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, और शायद यही कारण है कि जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आम इंसान उससे वंचित रह जाता है, और वो किसी न किसी समस्या से जब रूबरू होता है तो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी साथ में जुड़ करके वो चाहे अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है, या किसी के साथ जुड़ करके किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, या आंदोलन का रूप लेता है, या कोई और दिशा अपनाता है। तो ये मानना है कि अगर हमारे ये 5 जो मुख्य बिंदु हैं, पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, सहभागिता तथा लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता, इन बिंदुओं के साथ अगर जीवन को निर्वहन किया जाए, बेशक दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम लोगों के प्रति जवाबदेह हो सकेंगे और बेहतर सुशासन देने का हमारा लक्ष्य बैठ सकता है। सुशासन मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करता है और आर्थिक प्रगति तथा टिकाऊ मानव विकास को बढ़ावा देता है, ऐसा माना गया है, और ये सही भी है। अब इसके संदर्भ में अगर ये कहें कि सूचना का अधिकार कैसे हमें आगे बढ़ाएगा, विकास कार्यों के आयोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी के सभी स्तरों पर जन सहभागिता अति आवश्यक है। जो भी हम काम देख रहे हैं या किसी के अधिकार क्षेत्र में है, या 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत जो भी प्रधानगण अपनी पंचायतों में काम करा रहे हैं, लेकिन उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हमारी जन भागीदारी उसमें नहीं रहती। बेशक बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं 73rd अमेंडमेंट में, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और पूरे एक समाज को एक साथ लेकर के चलने की जो हमारी लगन होनी चाहिए, वो ना होने की वजह से हम कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाते हैं। तो विकास कार्योजन में, आयोजन में, क्रियान्वयन में और निगरानी में हम अपनी सहभागिता अगर रखेंगे तो बहुत सारी चीजें निर्मूल हो सकती हैं। विकास की नीति और प्रक्रियाओं में सुधार कहा गया तभी प्रभावशाली होगा जब उन सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जैसा सर ने कहा, फाइल से लाइव तक की सुधार की आवश्यकता है हमें अपने काम में भी, और जो 17 मैनुअल कहा गया है उन 17 मैनुअल को भी हमें संरक्षित करने की जरूरत है। इसका मतलब हम सेल्फ डिस्क्लोजर भी करें, उसके भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ में कहा गया, अगर सूचना को अधिकार के तौर पर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराई जाए तो प्रशासन के लिए विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बेशक बड़े बड़े ओहदों पर हम लोग बैठे हों, लेकिन कुछ चीजों को हम उतना ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर नहीं करते। जब टेंडर होता है, और बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमने अभी महसूस किया कि टेंडर में बहुत ही कम मार्जिन पर किसी पर्सन को दिया जाता है, उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं बैस होकर के टेंडर दिया गया। तो जब इस तरह से हमारी विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन होगा तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से जमीन पर उतर के नहीं आ सकेंगी। इन सब पर भी हमें गौर करने की जरूरत है, और साथ ही ये तभी हम कर सकते हैं जब इनकी हम पूरी पुख्ता नॉलेज हो। हमें ये राइट दे दिया गया कि हक के तौर पर हम सूचना ले सकते हैं, लेकिन कौन सी सूचना ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं,
इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। जीवन की रक्षा के लिए कहा गया, निजी स्वतंत्रता के लिए सूचना अति आवश्यक है, इसलिए यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में भी निहित किया गया था। और इसमें भी कहा गया लाइफ एंड लिबर्टी के लिए हमें 48 आवर्स में नॉलेज, इसकी सूचना मिलनी चाहिए और मिल सकती है। और किसी विषय के बारे में अपनी राय देने के लिए या विरोध प्रकट करने के लिए सूचना का होना अति आवश्यक है, इसलिए ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भी निहित है। और ये कहा भी गया कि हमें अपनी बात कहने के लिए भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें और ये कहें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्षेत्र में अगर आपने मार्केट में जा करके गोदरेज की अलमारी खरीदी है और आपको अलमारी पर जो स्टिकर लगा है, एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शादी विवाह के लिए अगर कोई चीज खरीदता है और वहां गोदरेज की जगह पर गोल्डन लिखा हुआ है और NJ के स्टाइल में बना हुआ है और जो उपभोक्ता है उसको बिल मिलता है गोदरेज का और है वो चीज गोल्डन की। अब ऐसे केस में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम गोदरेज करके अलमारी चुका करके ले आते हैं, जबकि वो डुप्लीकेट होता है। इसी तरीके से हरिसन ताला है, HARRISON, लेकिन मार्केट में हर किसन तो के और आर में ज्यादा फर्क नहीं है। और ये मैंने महसूस किया है, प्रैक्टिकल वे में हमने देखा है, तब मैं कह सकता हूं कि हमने उनको सलाह दी कि आप जो बेच रहे हो वही लिखो। अगर आप हरिसन ताला बेच रहे हो तो हरिसन का बिल दीजिए और हर किसन बेच रहे हो तो हर किसन के दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई अगर ऐसा उपभोक्ता आपको टकरा जाएगा तो आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो इन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ में कहा गया सूचना अधिकार और दस्तावेज कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसी सूचना, किस तरह की सूचना हो सकती है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं या कोई ज्ञापन है, ईमेल है, मत है, सलाह है, आदेश, रिपोर्ट, प्रेस रिलीज, संविदा कॉन्टैक्ट जो हम करते हैं या हमारे जो बिट्स होती हैं, कॉन्टैक्ट होता है, लॉग, मॉडल्स है, नमूना है। अब मॉडल्स कौन से, नमूने कौन से, नमूना वो अगर हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है या रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है तो हम उसका मौके पर जा करके उसकी एक डेप्थ तक की हम उसका नमूना ले सकते हैं और वो भी चेक किया जा सकता है कि इसमें कौन सा मटेरियल मिलाया गया है। अगर वो ठीक नहीं है और जिसकी वजह से जनमानस को नुकसान हो सकता है या सड़क टूट सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है, स्कूल खराब हो सकता है या पुल बह सकता है या कोई भी जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो गलत है, तो उसके नमूना लेने का भी हम लोग का अधिकार दिया गया है। आंकड़ों संबंधी जानकारी सामग्री और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारे कंप्यूटर ऑफिस में जो है वहां धारित है उसकी भी सूचना हम ले सकते हैं। निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के जरिए हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पर लोक प्राधिकरण भी समझना जरूरी है कि जो भी लोक प्राधिकरण है, जो भी गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के आधार पर डिपार्टमेंट्स हैं वो एस्टैब्लिश हैं जो गवर्नमेंट फंड कर रही है, इवन जो नॉन गवर्नमेंट फंड लेकर के डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं जिनका 25 लाख रुपए से अधिक है, उनकी भी नॉलेज हम अधिकार के ले सकते हैं कि ऐसे लोग चाहे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, उन सब की इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं जो किसी ना किसी रूप में गवर्नमेंट से अधिनियमित अधिकृत एस्टैब्लिशमेंट हैं। आवाज आ रही सर हमारी? हाँ सर बिल्कुल आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। राइट सर, थैंक यू सर। यही वही चीजें हैं जो कैसा अधिकार, जैसे हमने कहा निर्माण कार्य, हम लोग देखने के बाद भी अनदेखी कर देते हैं। और ये सक्षम और स्वस्थ नागरिक का परिचय यही है कि जो भी हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है हम अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अगर इंडिया मार्ग का नल लगा हुआ है जल निगम के द्वारा, स्वजल पेयजल योजना के अंतर्गत कोई हैंड पोस्ट लगा हुआ है या कहीं भी नालियां बनी हुई हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम अपने स्तर से उसमें क्या दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। और अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो आप अगर जा रहे हैं और आपके पड़ोस में भी हो रहा है, इंटरलॉकिंग का खलंजा लग रहा है या सीमेंट कंक्रीट की सड़क बन रही हुई है
या कोई पगडंडी बन रही हुई है, तो कम से कम हमारा ऐसा ग्रुप संगठन जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, या हमारा स्टूडेंट का जो ग्रुप है, ये छात्रों की जो लीडरशिप है, वो हर तरह के काम करने के लिए सक्षम है और उनकी आवाज सुनी जाती है। तो वहां पर देखें और समझें इसमें क्या काम हो रहा है, किस स्तर का हो रहा है, कैसा मटेरियल लगा जा रहा है, कौन से लेबल लगे हुए हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं है। जिस तरह का भी डिजास्टर हुआ है, पुख्ता जानकारी हर व्यक्ति की रजिस्टर में रिकॉर्ड अगर दस्तावेज में होती तो आज ये नहीं पता लगाने की कोशिश करनी पड़ती कि कौन लोग कहां पर कितने लोग अभी उस टनल में हैं या कितने लोग वहां से बह गए, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड में हमारा कंप्यूटराइज होना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड बह गया, लेकिन कंप्यूटर में होना चाहिए, क्योंकि जान की कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती। तो वो चीजें हमारे क्षेत्र में जब काम होता है, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि फला ठेकेदार को मिला हुआ है, ये उनका जानने वाला है, हमें इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है। लेकिन हमारे ही क्षेत्र में काम हो रहा है, हमारा ही विद्यालय की बाउंड्री बन रही है। इवन जो कॉलेज हमारा बागेश्वर का है, डॉक्टर साहब को पता है, एक बिल्डिंग ऐसी भी है प्राचार्य जी के ऑफिस के सामने, आज तक वो 15 मैं देख रहा हूँ कॉलेज प्रबंधन को हस्तांतरित नहीं हुई। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्वलंत उदाहरण है। जब हम यहाँ पर बैठकों में जाते हैं तो पता लगता है कि कई विद्यालय अधूरे पड़े हुए हैं। उनके पीछे क्या कारण है? अगर किसी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तो वो जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है, तो वसूला जाना चाहिए। ब्लैकलिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। जिनके लिए निर्माण हो रहा है, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे शौचालय हो, चाहे हमारा प्रसूति गृह हो, चाहे हमारा बारात घर हो, चाहे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि 3 से 4 फीट पहाड़ की जो हिस्सा है, पहाड़ में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नींव से 3 से 4 फीट के ऊपर की दीवारों में दूसरे वर्ष ही फफूंदी लग जाती है, प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है। वो पैसा किसका है जो हम नजरअंदाज करते हैं? हमारे टैक्स का पैसा है, जीएसटी का पैसा है। कोई सरकार अपने आप से पैसा छाप करके हमारे डेवलपमेंट में नहीं लगाती। वो जो टैक्स का पैसा है, जो आप सुनते हैं कि इतना पर इतना महीना ये इतना अचीवमेंट, इतना पैसा इकट्ठा हुआ, और इस जीएसटी के तहत तो साथ में पीएफएमएस और आईएफएमएस में देखें कि इतना पैसा डिसबर्समेंट भी हो रहा है पर मिनट, पर आवर के हिसाब से जो हम लोग करते हैं। तो वो टैक्स का पैसा जाता है, वो हमारे डेवलपमेंट में आता है और उसी पैसे से सारा काम होता है। तो हमारी निगरानी रखना भी हमारी जिम्मेदारी, हर नागरिक का कर्तव्य, चूंकि हर नागरिक का पैसा है वो। तो दस्तावेज है, अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार है। उसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसी साइट है, कंस्ट्रक्शन है, तो आप जाकर के इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। नई नियमावली में कहा गया है कि पहले 1 घंटा तक आपको फ्री निरीक्षण करने का प्रावधान है और नेक्स्ट 15 मिनट्स के हिसाब से आपको फिर 5 रुपया का शुल्क भी देने का प्रावधान किया गया है। दस्तावेज या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार, सर्टिफाइड कॉपी लेने का प्रोविजन है। जैसा आसन ने कहा कि अब छात्र अगर अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच कराना चाहते हैं, उनको शक है कि इसमें कम नंबर आए और हमने अच्छा इसमें काम किया था, अच्छा हमने रिजल्ट लाने का प्रयास किया था, तो अब उसका भी आपको जानकारी ली जा सकती। हो सकता है कहीं से मिस्टेक कोई हो। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार है, जिसके फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट्स के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में या प्रिंट आउट के माध्यम से या कंप्यूटर की गई प्राप्त करने का अधिकार है। बहुत सारे लोग घर में अपने फंक्शंस के फोटोग्राफ्स अगर ऑफिस के कंप्यूटर में, लैपटॉप में डालते हैं और ये जांच का विषय हो सकता है। और अगर उसमें फंक्शन बड़े में है तो उसको चाहिए और ऑफिस के कंप्यूटर में भंडारित नहीं करना चाहिए। अभिलेख में ये भी चीजें शामिल है, दस्तावेज है, पांडुलिपि है, फाइल है, और कोई भी ऐसे फोटोज हैं जो हम लोग डॉक्यूमेंट्री करते हैं वो भी शामिल है। और किसी भी तरीके से उत्पादित, जैसे एक्सेल शीट में है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है या किसी भी लेवल पर अगर हमारे कोई डेटाबेस तैयार हुआ है, वो भी हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लोक प्राधिकरण कौन है? जो भी संविधान या संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत स्थापित निकाय, केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत स्थापित निकाय,
या केंद्र राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय, जैसे ऑटोनोमस बॉडी होती है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में अगर 40 डिपार्टमेंट्स हैं, 40 डिपार्टमेंट्स में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक है एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी ऑटोनोमस बॉडी है, वो भी एचआरडी के अंतर्गत आता है। बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अलग से जो निकाय हैं, ये जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश संस्थाएं हैं, इवन जो हम जन शिक्षा संस्थान की अगर बात करें तो देश में 250 जिलों में जन शिक्षण संस्थान एस्टैब्लिश है। और अभी ये 2018 में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो गया है कैबिनेट के अप्रूवल से। और अगर हमें 25 लाख के ऊपर ग्रांट सरकार देती है, अभी हालांकि 50 लाख के आसपास है, अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कहते हैं कि जन शिक्षण संस्थान की जो वर्किंग है, क्या काम करता है, कौन से बेनिफिट्स है, कितना हम लोग पोर्टल पे उनको अपलोड करते हैं, कितना सर्टिफाइड हो गया है और किस वर्ष में हमने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं। तो मैं अपनी ही बात करता हूँ, 17 मैनुअल के तहत ये सभी चीजें हमें सेल्फ डिस्क्लोजर के आधार पर गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे हम अपलोड करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। और जो नई नियमावली 2013 की है, जो राज्यपाल महोदय के द्वारा अधिग्रहण करके तैयार की गई उत्तराखंड के संदर्भ में, उसमें कहा भी गया है कि 60 दिन में जो भी हमारी कार्य हैं डेवलपमेंट के, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी डिपार्टमेंट की साइट पे हमें अपलोड करना है, ताकि जनहित में वो सूचना सेल्फ डिस्क्लोजर के माध्यम से सेक्शन 4 के तहत हम डिस्क्लोज करें और वो जहां आम जन तक वो पहुंच सके, और जब भी उनको जरूरत हो वो साइट ओपन करें और वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब इस तरह की हमारी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो हमें नहीं लगता किसी को सूचना अधिकार के तहत 30 दिन के अंदर सूचना पाने की जरूरत पड़ सकती है। ये सेल्फ डिस्क्लोजर में हमें अपने इस दायित्व को निर्वहन करना चाहिए, यही मूल कर्तव्य भी है इस सूचना अधिकार के माध्यम से। लेकिन अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट को ये जानकारी नहीं है कि हमें एक क्वार्टर की इंफॉर्मेशन 60 दिन के बाद वो डाल देनी चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि आम जन उसका पहुंच बना सके। लोक सूचना अधिकारी कहा गया कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण में सभी प्रशासनिक इकाइयों तथा उसके अधीन कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। जैसे प्राचार्य जी आपके लोक सूचना अधिकारी हैं और सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में डॉक्टर साहब हैं। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में, हर इकाई में सूचना पट भी लगा होने का प्राविधान है। और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को या लोक सूचना अधिकारी को हम नियुक्त करते हैं और उनसे अपनी सूचना के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उनके कर्तव्य जो कहे गए लोक सूचना अधिकारियों के, कि सूचना के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति व समय पर सूचना उपलब्ध कराना, नेत्रहीन जैसे विकलांग, अभी इनको दिव्यांग कहा गया, या असाक्षर व्यक्तियों को आवेदन पत्र लिखने में मदद करना, तथा योग्य आवेदक को मांगे गए प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना। को मांगे उपलब्ध कराना भी है कि अगर सूचना सटीक और सही मांगी जा रही है और वो अपनी जो हमारी प्राविधान है उसके अंतर्गत मांगी जा रही है, जो 17 मैनुअल के अंतर्गत हमारे कार्यालय में धारित है, उसके अंतर्गत हम सूचना देने के लिए बाध्य हैं और वो देनी चाहिए। 17 मैनुअल क्या क्या है वो हम अभी डिटेल्स में बात करेंगे। अगर मांगी गई सूचना देने योग्य नहीं है तो लिखित रूप में आवेदक को कारण बताते हुए अपीली निकाय के बारे में विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारी सूचना अति गोपनीय है और जनहित से कोई सरोकार नहीं है और ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई है, ऑफिस में कार्यरत है, तो वो अगर देने लायक नहीं है तो हमें लिखित रूप में उसको बताना भी जरूरी है। अगर मांगी गई सूचना किसी दूसरे लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है तो 5 दिनों के अंदर उस प्राधिकरण को आवेदन पत्र भेजना और आवेदक को इस बारे में लिखित रूप में सूचित करना। अब मान लेते हैं कि 35 डिपार्टमेंट काम करते हैं। अब कृषि विभाग की सूचना है, लेकिन वो एक ही साथ में उद्यान विभाग की भी सूचना मांग ली गई है। अगर मर्ज हो गया है तब तो वो देगा, लेकिन अभी मर्जर नहीं हुआ है, या मान लेते हैं कि वो डीआरडीए से संबंधित है, तो वो डीआरडीए को वो सूचना के लिए भेज देगा कि आपकी सूचना इससे संबंधित आप दे दीजिए, और उस प्राधिकरण को भेजने के लिए 5 दिन आवश्यक है, उसको मिल सकते हैं।
साथ में ये भी अवगत कराया जा सकता है कि भाई ये सूचना हमारे संबंधित हम दे रहे हैं और ये सूचना आप अन्यत्र विभाग से ले लीजिए, क्योंकि उसमें 10 रुपए की फीस भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक साथ में सारे डिपार्टमेंट की सूचना देने का हकदार नहीं, केवल अपने प्राधिकरण के देंगे और 5 दिनों के अंदर उस प्राधिकरण को आवेदन पत्र भेजना है और आवेदक को इस बारे में लिखित सूचना के बारे में बता भी देना कि उस प्राधिकरण संबंधित है, वो सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे। 2 से ज्यादा भी है तो उनको ये भी सूचित करना है कि ये सूचना फला फला उससे रिलेटेड है, आप कृपया सीधे उनको 10 रुपए की फीस चुकाने के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य रूप से 30 दिन की अवधि रखी गई। अगर हम सूचना मांगते हैं तो सूचना की अवधि 30 हमारे पास जब वो पहुंच गई, हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि फला व्यक्ति का ये सूचना इतने नंबर की है, इतने पॉइंट्स देनी है, तो प्राप्ति के 30 दिन के अंदर हमें सूचना दे देनी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन, लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर हमें सूचना देनी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी 5 दिन में और आपको मिलता है। तृतीय पक्ष की सूचना में 30 + 10 दिन और मिलते हैं। कुछ ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहां भी अगर कहा गया कि अगर कोई भ्रष्टाचार है या कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए 15 दिन और अतिरिक्त मिलते हैं, वहां पर वो सूचना आने का हकदार हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम इसको शेयर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि जो भी आप सूचना मांगेंगे उसमें 10 रुपए का आवेदन लगाएंगे। 10 रुपए में आपका कैश भी हो सकता है और स्टाम्प पेपर भी हो सकता है, पोस्टल ऑर्डर भी हो सकता है, जो भी इस तरह के प्रोविजंस के जो गवर्नमेंट के अंतर्गत है। और ऑनलाइन भी सूचना मांगने का प्रावधान है, उसमें ऑनलाइन भी एक साइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन gov.in करके, एग्जैक्ट अभी हम बता देंगे। तो उस पे आप एक फॉर्मेट खोलेगा, उस पर भी अपनी शुल्क अदा करके वो भी संबंधित मांग से मांगी जा सकती है। गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले व्यक्तियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनको 50 पेज तक निःशुल्क सूचना देने की बात की गई है। गरीबी रेखा के नीचे का जो प्रावधान किया गया है नई नियमावली में, उसमें यह कहा गया है कि जिनकी सालाना इनकम 12,000 से जिनकी इनकम 12,000 सालाना से कम अधिक नहीं है, उनको हम बीपीएल की श्रेणी में रखा हुआ है, ये नई नियमावली कहती है। और उनको 50 पेज तक की सूचना फ्री हम दे सकते हैं। उसके बाद जो सूचना होगी वो जितना भी नियत शुल्क है उसके आधार पर ही दिया जा सकता है। सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अधिक फीस मांगी जा सकती है। वो इस तरह से, अगर हमारी सूचना 1 पेज की है तो 2 रुपया हम शुल्क ले सकते हैं A4 3 साइज का, और अगर CD में मांगी जा रही है तो हम 20 रुपए में हम सूचना उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सूचना की जो लागत है वो इतने रुपए आ रही है, हम काउंट कर लेंगे उन पेजेस को और हम अलग से उनको पत्र लिख सकते हैं कि ये सूचना इतने पेज की है और इतनी लागत इसकी बन रही है, तो कृपया इतनी फीस हमें आप चुकता कर दें, फिर हम आपको सूचना दे सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन कहा गया कि फीस न्याय संगत होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स में फीस का अलग अलग प्रावधान किया गया है और यह भी कहा गया कि अगर मांगी गई फीस अधिक लगे तो आवेदक अपीली निकाय से शिकायत भी कर सकता है। अगर समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो बिना शुल्क के वो सूचना देनी होगी। 30 दिन बीत जाने के बाद अगर सूचना नहीं उपलब्ध की गई, कराई गई और अपील में गए और अपील में फिर पीआईओ को निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान किया गया है। अब प्रथम अपीली अधिकारी कौन होगा? जो मान लीजिए कि अगर हमने प्रधान को सूचना, पंचायत सेक्रेटरी से सूचना मांगी है तो वो अगर नहीं दे रहा है तो हम उसका प्रथम अपीली अधिकारी बीडीओ होगा और उनसे फिर हम उनके यहाँ अपील हम कर सकते हैं। तो यही प्रावधान किया गया कि लोक सूचना अधिकारी से बड़े ओहदे के विभागीय अधिकारी अपील की सुनवाई करेंगे। विकास भवन में अगर हमने सूचना मांगी है और वहां से नहीं मिली तो हम सीडीओ साहब को अपीली अधिकारी के रूप में अपील कर सकते हैं और ये अपील करने की तिथि होगी 60 दिन की और निर्णय लेने की समय सीमा 30 दिन की होगी अपील करने का और निर्णय लेने की समय सीमा 30 है, लेकिन नई नियमावली में 45 दिन कर दिया गया है। द्वितीय अपील हमारी केंद्र या राज्य सूचना आयोग में होगी
इसका निर्णय लेने की जो अपील करने का समय सीमा है 90 दिन और निर्णय लेने के लिए 120 दिन करार किया गया नई नियमावली के अंतर्गत। प्रत्येक आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त होंगे। अभी हमारे यहाँ पर CS नपच्याल जी और JP ममगई साहब दोनों IAS अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। इनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और इनकी अवधि 5 वर्ष की रखी गई है। इन डिटेल्स में ज्यादा जरूरत नहीं। शिकायतों की सुनवाई कैसे करेंगे? अगर प्रथम स्तरीय अपीली अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के सूचना ना देने के आदेश का समर्थन किया है, अगर समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिली या आवेदन पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अगर मांगी गई फीस के खिलाफ आवेदक अनुचितता के आधार पर अपील कर सकते हैं और आवेदक ये विश्वास करता है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना भ्रामक है या मिथ्यापूर्ण है, गुमराह है या कोई चीज छुपाई गई है, तो भी हम सूचना के अंतर्गत अपील कर सकते हैं अगर हमें त्रुटिपूर्ण लगती है या पूरी हमें सूचना इन्फॉर्म नहीं की गई है। इसमें जो शक्तियां गई है उसमें PIOs पर जो पेनाल्टीज का प्रावधान किया गया है, अगर वो ये जरूर है, अगर आयोग समझता है अगर आयोग समझता है कि PIO के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना छुपाई गई है या पूर्ण रूप से नहीं दी गई है या भ्रामक तरीके से दी गई है, गुमराह करने की वजह से दी अवस्था में 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक की पेनाल्टी PIO पे लगेगी और वो पैसा उसकी सैलरी से कटेगा और वो ट्रेजरी में जमा होगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। इसलिए कोशिश करनी है कि कोई भी PIOs हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी विभाग में, किसी भी लोक प्राधिकरण पर इस तरह की सूचना ना दें। और दूसरी चीज है कि जो 17 मैनुअल है उनको कंप्लीट रखें, उसी के अंतर्गत दें ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो आवेदक हैं ऐसी सूचना मांगते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि इसमें क्या दिया जाए या ना दिया जाए। तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि जो आवेदक हैं वो पॉइंट में, बुलेट्स में सूचना मांगे और बिल्कुल जो जरूरी है, जो उनके हित की है, जनहित की, उतनी ही सूचना मांगनी चाहिए। भी कुछ ऐसे निकाय हैं जिनको सूचना अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे IB है, रॉ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एविएशन रिसर्च सेंटर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, CRPF, ITBP, CISF, NSG, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, असम राइफल स्पेशल ब्रांच CID, क्राइम ब्रांच CID, स्पेशल ब्रांच, ये सब जो पुलिस डिपार्टमेंट की है इनको बाहर रखा गया है। साथ ही जो कोई केसेस चल रहे हैं, वो अति गोपनीय केसेस चल रहे हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन नहीं देने का प्रावधान है। लेकिन साथ में कहा गया, जो हमने उसमें शुरू वाली स्लाइड में बताया था, कि अगर भ्रष्टाचार या ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है इन डिपार्टमेंट्स में भी, तो भी संबंधित सूचना आयोग के निर्देश पर सूचना दे दी जाएगी और उसकी समय सीमा 45 दिन है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोई खामियां होती हैं, तो उन खामियों को दूर किया जाए और उनको अगर इस दायरे में नहीं रखा जाएगा तो निरंकुश हो जाएंगी। तो उनके लिए भी सूचना आयोग निर्देश देगा और 45 डेज में वो इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। और किस प्रकार की सूचना नहीं मिलेगी, वो ये है कि भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित और विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जो वैश्विक साझेदारी, नातेदारी के तहत हम लोग को कोई कॉन्ट्रैक्ट या टीटी हुआ है, उस तरह की सूचना हमें लेने का अधिकार नहीं है, जिसका प्रकटन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की निंदा होती है, जिससे प्रकटन संसद या विधानमंडल के विशेष अधिकार भंग हो सकते हैं, जो वाणिज्यिक और गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कॉपीराइट है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, किसी का कोई ऐसा इन्वेंशन किया है और वो अगर कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना नहीं दी। साथ ही कहा गया कि तीसरे पक्षकार की बात की गई है, अगर सूचना किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति के द्वारा गोपनीय कराकर लोक प्राधिकरण को दिया गया है तो 5 दिनों के अंदर उस पक्ष का निवेदन आमंत्रित करना होगा। अब ये नितांत गोपनीय सूचना है किसी तीसरे पक्ष की, और अगर
मांगी जा रही है तो उस व्यक्ति का पक्ष जानने की बहुत जरूरी है। और साथ ही ये भी कहा गया कि आमंत्रण मिलने के 10 दिनों के अंदर लिखित या मौखिक रूप में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना देने के खिलाफ अपना निवेदन भी प्रस्तुत करना होगा। फिर दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वो सूचना देने या ना देने पर निर्णय ले सकता है। और ये बात उसके विवेक पर निर्धारित डिपेंड करती है कि वो सूचना दे या ना दे। साथ में विवेक ये कहता है कि अगर वो जनहित में है, जनहित की सूचना है या किसी बड़े समुदाय का इससे नुकसान हो रहा है, तब तो वो विवेक के आधार पर सूचना देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। अब अगर हमें ये एक एग्जांपल अगर कोट करें कि मान लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो रात में गश्त करते हैं और उन्होंने अलग अलग चौराहों पर अलग अलग संवेदनशील इलाकों में एक रोस्टर बना रखा है कि यहाँ पर ये पुलिस के लोग इतने यहाँ पर होंगे, इतने लोग यहाँ पर होंगे और इनकी ड्यूटी का जो टाइम फ्रेम है वो ये है। ऐसी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है और कोई व्यक्ति ये इंफॉर्मेशन मांगता है कि लास्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में आपका क्या रोस्टर है कि कहां पर कितने कितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग तैनात करेंगे, और इस तरह की अगर कोई सूचना मांगता है तो अगर मैं ये चर्चा का विषय है कि ऐसे केस में क्या वो उस व्यक्ति को ये सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हेलो। यस सर, यस सर। सर ये तीसरे पक्ष का थोड़ा मैं समझता हूँ कि एग्जांपल के तहत अगर क्लैरिटी आएगी तो सभी को ज्यादा क्लियर होगा। अगर मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे संवेदनशील इलाकों में या अपने चौराहों पर रात में गश्ती के रूप में जो तैनात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, यस सर, और वो सूचना अगर कोई व्यक्ति मांगता है कि पिछले दिन या इस रात में या नेक्स्ट डे में किस किस इलाके में कितना कितना पुलिस डिपार्टमेंट को डिप्लॉय करेंगे, किस किस एरिया में, वो सूचना हमें चाहिए, तो वो सूचना देनी चाहिए कि नहीं? तो लोक सूचना अधिकारी के विवेक पर है। ये जो तीसरे पक्ष की सूचना की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तीसरे पक्ष को अंदर वो देगा एक नोटिस कि आप इस बारे में अपना पक्ष रखिए कि ये सूचना दी जाए अभ्यर्थी को या ना दी जाए। तो जो तीसरा पक्ष है वो 10 दिन के भीतर अपना जो पक्ष है वो लोक सूचना अधिकारी को देगा, और उसके बावजूद भी यदि तीसरा पक्ष कहता है कि सूचना ना दी जाए या दी जाए, तो वो लोक सूचना अधिकारी का विवेक है कि वो तृतीय पक्ष के ना कहने पर भी सूचना दे या हाँ कहने पर भी सूचना ना दे। तो नहीं देगा भाई। और ये दूसरी बात, एक चीज आती है, जो चीजें हमारे देश की एकता, अखंडता, संस्था से संबंधित चीजें हैं, तो कई चीजें देने का प्रोविजन इसमें नहीं है, क्योंकि ऐसी सूचना के उजागर करने से कोई शारीरिक क्षति या कोई व्यक्तिगत क्षति भी संभव है, तो वो लोक सूचना अधिकारी के विवेक पर है कि वो ना दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और बहुत बेहतरीन है, जो यहाँ जब कलेक्ट्रेट में ट्रेनिंग हुई थी और डॉक्टर पांडे साहब आए थे ATI नैनीताल से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट किया था तीसरे पक्षकार की सूचना से। कोई पेशेंट है और वो SGPGI में एडमिट है, वो HIV एड्स से पीड़ित है। अब डॉक्टर को पेशेंट ने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देना चाहते। अब उसकी पत्नी ने डॉक्टर से पूछा है कि इनको क्या हुआ है, और वो पेशेंट ने डॉक्टर के साथ में ये अपना पक्ष रखा और कहा है कि हम तभी इलाज कराएंगे जब आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे। इस केस में क्या होगा सर? यस सर, देखिए बीमारी के केस में कई बीमारियां ऐसी है
जिनको सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत से दूर रखा गया है, जैसे HIV की है। तो ये सूचनाएं आमतौर पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे एक सामाजिक दायरा हमारा शुरू होता है। इसमें एक छुआछूत की जो मन में HIV जो हमारे एड्स पीड़ित है उनके प्रति लोगों की, बाकी जो लोगों की है उनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता आती है। तो ये सब इसमें प्रावधान दिया गया है कि इस तरह की कुछ बीमारियां हैं कि जिनको डिस्क्लोज करना जरूरी के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि ये गोपनीय रखने का इसमें प्रोविजन दिया गया है। तो HIV एड्स की बीमारी की डॉक्टर बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं लीक करेगा, ना ही वो सूचना देगा। सर मुझे एक सवाल हेलो सर, मैं एक बाद में जब सेशन पूरा हो जाएगा, अच्छा सर जब सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद डिस्कशन चलेगा हमारा। ओके। तो एक ये एग्जांपल चूंकि सामने आया था तो हमने इसलिए इसमें ऐड किया कि ऐसा भी है और इसको बहुत संवेदनशील तरीके से देखने की जरूरत है ऐसे केसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ऐसी बहुत सारी पुलिस कस्टडी की चीजें हैं और जेल मैनुअल के तहत भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, और जबकि कहीं कहीं देना चाहिए। ऐसे ही कोई केस पेंडिंग चल रहा है, अभियोजन पक्ष उसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो भी लोग सूचना मांगने की कोशिश करते हैं, या प्रेस और मीडिया के लोग भी जानना चाहते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये मीडिया हाउसेस को भी ये कहा था कि आप वहां पर इस तरह की जो डिस्कशन या कार्रवाई से संबंधित बात करते हैं उससे थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा है और पैनल में डिस्कशन इस तरह से हो रहे हैं कि इसमें ये हुआ, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मीडिया हाउसेस को कहा था कि आप इस तरह का डिस्कशन खासतौर से ऐसे केसेस में पैनल पे ऐसे डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी सूचना अधिकार के दायरे की ही बातें हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें। अब मैं कुछ जो नियमावली से संबंधित हैं वो सर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में उस तरह से नहीं तैयार की है। जो स्वतः प्रकटन के लिए कहा गया कि सेल्फ डिस्क्लोजर के प्रोविजन में जो 2013 की नियमावली है उत्तराखंड राज्य की, जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य की नियमावली ही फॉलो की जाएगी, इसमें कहा गया कि 60 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप में 7 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी लोक प्राधिकरण है वो सूचना स्वतः अपने साइट पर प्रकटन करेंगे, और कोई भी जो भाषा यहाँ चलती है हिंदी या इंग्लिश उनमें प्रस्तुत किया जाएगा। साथ में कहा गया कि जो 30 दिन की समय सीमा आवेदन की रखी गई है उसके तहत ही दें, और कोशिश करें कि वो सारी इंफॉर्मेशन आप साइट पर जब अपलोड करके रखेंगे तो सूचना मांगने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और सारे डिपार्टमेंट में कहा गया कि एक सूचना प्रकोष्ठ भी, जैसे डॉक्टर साहब ने महाविद्यालय में सूचना प्रकोष्ठ तैयार किया है, ऐसे ही हर जिले में विकास जो भवन है, विकास भवन में कहा गया कि आप एक सूचना प्रकोष्ठ तैयार करें, और वहां पर हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स रिपोर्ट है बारल बाइंडिंग साथ में 17 मैनुअल के तहत तैयार करके उस सूचना प्रकोष्ठ में रखें। कोई भी व्यक्ति नागरिक देखना चाहता है तो वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और वो मैनुअल भी तैयार करने की बात कहा गया कि डिपार्टमेंट बजट है, अधिकारियों कर्मचारियों के जो उत्तरदायित्व हैं और उनका जो पद है और कार्यालय में जो उपलब्ध दस्तावेज हैं और जो कार्य योजना है पूरे वर्ष की, किस किस हेड में कितना कितना बजट है और कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सब डिटेल 17 मैनुअल में लिखित रूप में तैयार की जाएगी, और वो डिपार्टमेंट के पास उपलब्धि भी होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम 17 मैनुअल का दस्तावेज मांगा भी जाता है, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर का बहुत सारा डिपार्टमेंट 17 मैनुअल के तहत कोई स्पाइरल बाइंडिंग करके कंप्लीट रिपोर्ट जनहित के लिए रखता नहीं है। अपने रिसेप्शन में होना चाहिए या डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, ये भी प्रावधान किया गया ये नियमावली में। साथ में 10 रुपए का जो रसीद है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, भारतीय पोस्ट ऑर्डर, ट्रेजरी चालान, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के माध्यम से ये दिया जा सकता है। अतिरिक्त सूचना शुल्क के लिए धारा 7(3) का उपयोग करते हुए
अगर सूचना ज्यादा पेश की है तो उनसे मांग की जा सकती है। सीडी या डिस्क में दी जाने की बात है तो उसके लिए उनको लिखित रूप में दिया जा सकता है। A3 और A4 साइज का जो फोटो छाया प्रति है वो 2 रुपए में दी जा सकती है और पहला जो घंटा है वो निःशुल्क होगा। और फिर कहा गया इंस्पेक्शन निरीक्षण के लिए और 1 घंटे अथवा उसके भाग के लिए 5 रुपया शुल्क अदा करने की बात की गई है। मॉडल नमूनों की प्रतियों की वास्तविक लागत की बात की गई कि अगर कुछ इस तरह का आप प्राप्त करते हैं तो वास्तविक लागत है उसको आपको चुकाना पड़ेगा। सीडी डीवीडी के लिए 20 रुपया रखा गया है। बीपीएल के लिए कहा गया है कि 50 पेज तक की जो सूचना है वो 100 रुपए में दी जा सकती है, 2 रुपया पर पेज के हिसाब से। और इसके अतिरिक्त अगर कोई सूचना लेना चाहते हैं बीपीएल कैटेगरी के लोग तो उसके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उनको वो चुकानी पड़ेगी। साथ में ये बहुत अच्छी बात की गई कि जो निजी सूचनाएं हैं उस जिसका प्रकटन लोक गतिविधि या लोकहित से संबंधित नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है का प्रकटन नहीं किया जाएगा, सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी का समाधान हो जाता है कि बृहत्तर लोकहित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है, जो अभी डिस्कशन में डॉक्टर साहब बता रहे थे। और साथ में कहा गया कि 60 दिन के अंदर जितने भी हमारी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो सूचनाएं हमें अपनी गवर्नमेंट की साइट पर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ताकि जनहित के लिए वो सूचनाएं स्वतः वो ले सकें। सेक्शन 19 कहता है कि आप इसके तहत अपील कर सकते हैं। अपील में कही गई है जिसको संक्षिप्त में हमने रखा है। बाकी सूचना अधिकार के जो 31 सेक्शन है अधिनियम जो सूचना अधिकार का अनुरोध का है वो सेक्शन 6(1) है। अनुरोध के लिए विभिन्न माध्यम जो है वो भी 6(1) है। अनुरोध पत्र की भाषा 6(1) मतलब हिंदी या जो भी वहाँ क्षेत्रीय राज्य की भाषा हो उसमें ले सकते हैं। निःशुल्क सूचना के लिए प्रावधान है 7(5) जिसमें बीपीएल का कैटेगरी आता है, परंतु काम्य सूचना के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाने में मदद करना 6(1) के तहत लिख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सूचना मांगने का कारण बताए जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस कारण सूचना मांग रहे हैं, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। सूचना प्राप्त करना यदि प्रार्थना पत्र हस्तांतरित कर दिया गया हो तो 6(3) के तहत कर सकते हैं। यह मान लेना कि सूचना नहीं दी जा रही है तो 7(2) में अपील कह सकते हैं। व्यय विवरण जानना 7(3) में व्यय विवरण का मतलब है कि जो भी हमारी लागत है उसके ऊपर कितना हमें और व्यय चाहिए उसके लिए हम मांग सकते हैं अभ्यर्थी से कि इतने पेज की सूचना है, कृपया इतना पैसा आप दे दीजिए। अतिरिक्त शुल्क से छूट जो मुक्ति वो 7(6) में है। सूचना देने से इनकार करने के कारण 7(8) में बताना पड़ेगा। सेक्शन 7(8) में सूचना तक पहुंच हेतु दिव्यांग अनुरोधकर्ता की सहायता सेक्शन 7 में करनी है। अपील में जाने के लिए विवरण जानना है, अगर हमें 7 में जाना है, 8 में जाना है। सूचना को चाहे गए रूप में मांगना सेक्शन 7 और 9। चाहे गए रूप में मांगने का मतलब यह है कि जो भी हमारे यहाँ पर धारित सूचना जिस रूप में उसी रूप में देना है, उसी के लिए अलग से प्रिपेयर करके सूचना देने का प्रावधान नहीं किया गया है। शिकायत करना है तो हमें अपील में सेक्शन 18 में शिकायत करनी है 18 में। अपील में सेक्शन 19 में हम अपील कर सकते हैं। द्वितीय अपील हम सेक्शन 19(3) में कर सकते हैं और लोक सूचना अधिकारी के लिए दंड का प्रावधान है सेक्शन 19(8) में। लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सेक्शन 20 में हो सकती है। तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना सेक्शन 11 में,
निजी निकाय संबंधित सूचना सेक्शन 2 में है। स्थल पर निरीक्षण करने के लिए सेक्शन 2 के अंतर्गत हम निरीक्षण भी अपने लोक प्राधिकरण का जो भी एरिया है जहां उससे निरीक्षण की दस्तावेज है या कंस्ट्रक्शन साइट दे सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने के लिए दूसरे अधिकारी या कर्मचारी से मदद मांगना सेक्शन 5 और 4 है। होता यह है पीआईओ जिसको सूचना मांगी गई है और अपने अधीनस्थ कर्मचारी से सूचना अगर मांगता है कोई, तो वो अगर टालते हैं या किसी तरह से नहीं देना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये पीआईओ है, इनकी ही जिम्मेदारी है और ये अगर ये फंसे हमारी बला से, तो ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने के लिए दूसरे अधिकारी कर्मचारी से मदद सेक्शन 5(4) में मांगी जा सकती है। तो डिपार्टमेंट के जो भी अन्य लोग हैं जो उससे कंसर्न है वो उसकी हेल्प भी करेंगे। ऐसा प्राविधान सेक्शन में किया गया है और टोटल 31 सेक्शंस हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो डॉक्टर साहब ये शॉर्ट में हम इसको बेसिक चीजों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब इस ग्रुप में ओपन किया जा सकता है। मेरी तरफ से ये अवसर प्रदान करने के लिए और जो भी छोटी मोटी चीजें मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी थी आप लोगों से शेयर करी। और जो वैधानिकता है इसका जो नियमावली है डॉक्टर साहब, अगर आपके पास नहीं होगी तो 2013 की हम आपको मेल भी कर देंगे, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से प्राचार्य महोदय को और डॉक्टर साहब को, सभी सम्मानित प्राध्यापक गण और जो भी हमारे छात्र छात्राएं जुड़ी हैं, और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे और निगरानी, कार्यान्वयन और आयोजन में अपनी भागीदारी भी निभाएंगे अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र और जो सत्ता संरक्षित जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे निपटने के लिए ये बहुत बड़ा अस्त्र है। ऐसे कि बहुत सारे कानून हैं जिनको इतनी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया सिवाय आरटीई, आरटीआई, मनरेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अभी बहुत लोग नहीं इसके बारे में अवेयर हैं, लेकिन जानना चाहिए क्योंकि हम रिस्क जोन में रहते हैं। ये डिजास्टर प्रोन प्लेस है हमारा। फ्री लीगल एड एक्ट 1987 का एक्ट है, लेकिन इसको भी बहुत लोग नहीं जानते कि इसमें फ्री लीगल जो एड है हमें मिल सकती है, निःशुल्क जो अधिकार हमें मिले हैं, हमें कानूनी सहायता मिल सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छे से अमल में लाया जा रहा है जिसकी बहुत ज्यादा नितांत आवश्यकता थी। लेकिन अभी भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है, ओपन यूनिवर्सिटीज है, इसके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कराए जा रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए अपनी स्टडी के साथ में, ताकि हम अपने विवेक से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपनी नॉलेज से हम इस देश को, अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को इस डेवलपमेंट के ओर ले जाएं और किसी ना किसी ऐसे करप्शन के तरफ अगर कोई जा रहा है या कहीं काम हो रहा है तो हम अपनी पैनी निगाह रखें। यही हमारा और आपका मकसद होना चाहिए और यही संविधान ने इतना खूबसूरत अधिकार दिया है। इसके तहत हम बड़ी से बड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आज अरविंद केजरीवाल अगर इस पद पर पहुंचे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप सभी को पता है, हर रोज मीडिया में आता था, आज ये प्रतिलिपि जलाई जा रही, आज यहाँ से खोज निकाला, आज यहाँ ये भ्रष्टाचार हो गया, आज यहाँ, आज सूचना अधिकार की वजह से अरविंद केजरीवाल जी आज सत्तासीन है दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ा अस्त्र है। बहुत सारे लोग इससे आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन अगर किसी ने ब्लैक मेल करने की कोशिश करी है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। निडरता भाव से काम करना है, लेकिन निडर होते हुए भी नॉलेज जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशान भी जो जिम्मेदार और पारदर्शी व्यक्तित्व के लोग हैं उनको परेशान भी में जो अच्छा काम करते हैं, और परेशान भी वही किया जाएगा, उसके क्रिटिसाइज भी उसी किया जाएगा जो अच्छा काम करेगा, कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो सिर्फ गाड़ी चलाते समय ही हेलमेट नहीं पहनना है। अगर आपको सोशल सेक्टर में काम करना है, डिपार्टमेंट पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी साथ काम करना है, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपको हेलमेट के तरह से अपने आप को मजबूत भी करना है, अपने सिर को, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी होगी। बड़े समुदाय में, बड़े डिपार्टमेंट में, बड़े लोक प्राधिकरण में जो लोग अच्छा काम करते हैं, ये हम लोगों ने अनुभव किया है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी इसके भुक्तभोगी रहे। तब भी हम अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं, हमने प्रेस के लोगों को मेंबर के रूप में नामित करवाया है मानव ये मंत्रालय के जरिए। तो जब बोर्ड की हमारी बैठक हुई तो हमने कहा प्रेस के साथी हमारे दीपक पाठक जी हैं, दैनिक जागरण के हैं और ये हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। तो बाकी अन्य जो सदस्य थे
जो अधिकारीगण थे वो हैरान थे, जो ऑफिशियल मेंबर थे, कि आपने प्रेस वालों को रखा हुआ, हमने इसीलिए रखा हुआ है कि संस्थान पारदर्शिता के साथ काम करे और जहां गलती हो वहां उंगली हमारे साथ में खुद उठाए, तब हम अच्छा काम कर सकते हैं। और उसमें अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रशंसा भी आप ही करनी होगी, हमारी हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे और अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, रास्ते बहुत है और ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में हमने पढ़ा है उसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने लॉ किया 92 में और प्रैक्टिस छोड़ दी, सोशल सेक्टर में काम किया। आज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उत्तराखंड के जो सचिव हैं, हाई कोर्ट के बगल में जो सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनकी रिकमेंडेशन हुई गवर्नर साहब को और उनकी रिकमेंडेशन से सालसा का हमें मेंबर नियुक्त किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस है और कई सेक्रेटरीज हैं। तो उनकी 2 बैठकें हो चुकी है और के नॉलेज में ला दूं, लीगल लिटरेसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बागेश्वर चयनित किया गया है, जिसमें लीगल लिटरेसी में रियासत मैनेजमेंट, आरटीई, आरटीआई, मनरेगा, फ्री लीगल एड एक्ट, SC/ST एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये जितने भी चीजें हैं जो हमारी संरक्षित करती है हमारे जीवन को, चाहे एनवायरमेंट हो या नदियां हो, जलवायु हो, यहाँ का जो भी धरोहर हो, प्राकृतिक संपदा है, इन सब पर काम जबरदस्त तरीके से हम लोग करने का एक दायित्व मिल रहा है। और इसका जो हमने पढ़ाई की उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने प्रैक्टिस करी 1992 में, हमारे साथ के साथ कई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, लेकिन हम सोशल सेक्टर में आ गए तो वो बेस्ट नहीं गई, उसका बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो अपने छात्र साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं वो तो पढ़ें, लेकिन मैं कहूं कि हमने लॉ की नौकरी कर रहा हूं तो लॉ की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं स्किल की नौकरी कर रहा हूं। लेकिन बेनिफिट जो हम दे रहे हैं, हम 18 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें से 80% महिलाएं होती हैं। और बागेश्वर के बारे में डॉक्टर साहब जानते हैं कि किस तरह से एक अलग टाइप के वायलेशंस होते हैं, उनको उनके राइट्स को संरक्षित करना, उनको काउंसलिंग करना, उनके साथ में काम करना, ये मैं समझता हूँ मेरी खुशनसीबी कि मैं अच्छा काम करने का यहाँ मौका मिला और बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो हमने पढ़ाई लॉ की करी, काम स्किल का कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसका हमें एडवांटेज और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसके जरिए हम आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही फ्री लीगल एड एक्ट के तहत हमने कोर्ट में पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी, उसका भी बहुत बड़ा एक फायदा मिला। स्कूल कॉलेजेस में जो हम लोग जाते हैं, काम करने का मौका मिला। इसका बेनिफिट ये कह सकते हैं कि यूजीसी की तरफ से 1 मंथ की कार्यशाला का आयोजन कॉलेज में किया गया। डॉक्टर शतभट साहब ने हमें मौका दिया। स्किल डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में हमने इसके साथ काम किया। साथ ही उत्कर्ष प्रोजेक्ट के तहत महाविद्यालय में 3 साल तक हमने काम किया। महाविद्यालय बागेश्वर में उत्कर्ष प्रोजेक्ट के तहत कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल शॉर्ट ड्यूरेशन की जो स्टडीज चल रही है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ में इन चीजों को भी डेवलप किया जाए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, लीडरशिप स्किल है और एंटरप्रेन्योरियल स्किल है। क्योंकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाना है, उद्यमिता की तरफ लेके जाना है, क्योंकि उससे हमें अर्न करना है और अर्न करेंगे तभी हमारा लाइवलीहुड सस्टेन करेगा। फाइनेंशियल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, जब फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और ये तभी सुदृढ़ हो सकता है जब हम नॉलेज को एक्वायर करें, जहां जैसा भी जिससे भी सीख मिले उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। कि हमारी टूटी भाषा में त्रुटिपूर्ण हमारी है, उसको आपने करने की कोशिश की होगी। इसके लिए विशेष रूप से प्राचार्य को और डॉक्टर साहब को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमें आपने ऐसा अवसर प्रदान किया। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद ओपन सेशन में सर डिस्कशन करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। सर इसमें कुछ चीजें और आगे थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, इसमें 1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा। जो सर ने अभी तिवारी सर ने बताया था कि लोक सूचना अधिकारी चाहे तो अपने दायित्वों के निर्वहन में दूसरे अधिकारियों की मदद ले सकते हैं। ऐसे अधिकारी हमारे डीम्ड लोक सूचना अधिकारी कहलाते हैं। अगर मान लिया मुझसे संबंधित कोई प्रभार मेरे पास है, जिससे संबंधित अभिलेख मेरे पास हैं और सूचना लोक सूचना अधिकारी से मांगी जाती है, तो लोक सूचना अधिकारी मुझको डीम्ड लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करते हैं। फिर मैं वो सूचनाएं कंपाइल कर इकट्ठी करके लोक सूचना अधिकारी को दूंगा, जिससे 30 दिन की जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंतर्गत जो अनुरोध करता है सूचना चाहने वाला व्यक्ति है उसको सूचना दे दी जाए। इसके अलावा कुछ चीजें और मैं और बताना चाहूंगा।
जैसे हमने अभी बीपीएल कार्ड की बात की थी कि जो 10 रुपए का हमारा शुल्क लिया जाता है, पहले तो मैं प्रार्थना पत्र के प्रारूप पर बात बताना चाहूंगा। प्रार्थना पत्र का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। प्रार्थना पत्र जो हमारा होता है सूचना अनुरोध पत्र, उसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर, प्लेन कागज पर एप्लीकेशन लिखकर अपना 10 रुपए का जो नगद शुल्क है, अगर नगद शुल्क 10 रुपए का देता है तो 385 की जो कोषागार की रसीद है वो उसको दी जाती है, या पोस्टल ऑर्डर है या बैंकर चेक है, उसके रूप में वो फीस जमा कर सकता है। लेकिन जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए इस 10 रुपए का जो शुल्क है, आवेदन शुल्क है, उससे मुक्ति है। लेकिन उसको बीपीएल होने का अपना सबूत देना होगा। सबूत ये होगा कि जो राशन कार्ड होता है बीपीएल का, जो राशन कार्ड होता है उसकी 6 प्रति एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी और उस राशन कार्ड में उस अनुरोधकर्ता का नाम शामिल होना चाहिए, तब वो बीपीएल के अंतर्गत सूचना चाहने वाला व्यक्ति समझा जाएगा और उसको 10 रुपए की जो छूट है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे कुछ सूचना अभिमत के रूप में मांगी जाती है, कभी कभी कारण के रूप में, तो आमतौर पर कारण के रूप में, अभिमत के रूप में सूचना देने का प्रावधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति या सूचना चाहने वाला इस तरह की सूचना मांगता है कि महिपाल सिंह को सहायक लोक सूचना अधिकारी क्यों बनाया गया है, इसमें एक कारण पूछा गया क्यों बनाया गया है, तो ऐसे बिंदुओं पर सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। लेकिन यदि इस तरह की सूचना मांगी जाती है कि महाविद्यालय में सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन है, तो चूंकि ये भी अभिमत के रूप में सूचना चाहिए गई है, कारण प्रश्न के रूप में सूचना चाहिए गई है और इसका जवाब, इसकी सूचना हमारी अभिलोकों में दर्ज है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी महाविद्यालय के महिपाल सिंह है, तो ये सूचना हमें देनी होगी। इसके अलावा कभी कभी होता है कि हमारे अभिलेख के अंतर्गत सामान्य सूचना भी होती है जो हम दे सकते हैं, सूचना अधिकारी के अंतर्गत जो सूचना आती है, लेकिन उसी कागज पर, उसी अभिलेख के अंतर्गत ऐसी भी सूचना आती है, अंकित होती है, जो सूचना देने के लिए नहीं होती है, जिससे छूट प्राप्त है। तो हम ऐसे में आंशिक सूचना चाहने वाले को दे सकते हैं, ये कहते हुए कि जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना आती है वो आंशिक सूचना आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा एक मैं बड़ी अच्छी चीज बताना चाहूंगा, हम लोग आमतौर पर रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वो भी आरटीआई के दायरे में आती है। जिन कॉलोनी में हम निवास करते हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, वो भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, तो हम वहां पर भी सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग जनहित में कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बिंदु बताए थे जो इसमें मैंने जोड़े हैं, और इसके साथ तिवारी सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी है। अब ये सेशन डिस्कशन के लिए हम ओपन करते हैं, किसी के मन में कोई शंका है, कोई और क्वेरी है, तो वो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रश्न किसके मन में हो तो प्लीज। हाँ सर। हाँ बोलिए मौर्य सर। तिवारी सर, पहले तो जो भी प्रश्न पूछेंगे तो पहले एक संक्षिप्त अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखेंगे। जी जी, मैं आदित्य कुमार मौर्य, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, राधे हरि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर। सर तिवारी सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा। आपने अपनी चर्चा में पांडे सर का जिक्र किया और एड्स से संबंधित एक प्रॉब्लम को उठाया था, तो उसमें दो चीजें हैं। मांगने वाला व्यक्ति वो उसकी पत्नी है और जो डायरेक्ट प्रभावित है, तो इसमें बात आगे बढ़ी नहीं। वो थोड़ा जानना चाह रहा हूँ इसमें क्या हो सकता है। भाई लोग नहीं मांग रहे हैं, वो पत्नी मांग रही थी। सर पत्नी को तो सर पता ही होगा। जो एक्चुअली देखिए इसमें तो पत्नी तो हमारा पति और पत्नी तो एक ही गाड़ी के दो पहलू हैं। नहीं, लेकिन पत्नी मांग रही है। दिक्कत ये है पत्नी मांग रही है। वो सर ने पांडे सर का रेफरेंस दिए कि वो पत्नी मांग रही थी और वो डायरेक्ट, और वायरस एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देता। जैसे आज कोविड की बात हो चाहे कोई भी इस तरह के, तो वायरस जो है कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि उसको, यदि सैसवा मतलब बिगनिंग की अवस्था में कोई पेशेंट वायरस है तो पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में इसका क्या डिसीजन आया या क्या उन्होंने, पांडे सर ने क्या कहा, जरा मैं जानना चाह रहा था। सर मौर्य साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही चीज आपने पकड़ी है, क्योंकि वो बात वहां अधूरी रह गई थी।
जब ये बात हम लोगों ने भी कही कार्यशाला के दौरान कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए, तो पांडे सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज माइक बंद हो गया क्या? हेलो। हाँ सर बोलिए सर, आवाज। हाँ, मैं कह रहा था कि मौर्य साहब ने बहुत सही चीज पकड़ी और उस समय ये बात अधूरी रह गई थी क्योंकि इसका एंड रिजल्ट नहीं पहुंचे थे हम लोग। तो डॉक्टर साहब से जब हमने बात की पांडे सर से कि सर इसमें क्या होना चाहिए आप बताइए, उन्होंने हमारे सामने प्रश्न छोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि अब आप ही लोग तय करो। तो अब किसी ने कहा कि अगर पत्नी ने मांगा है तो उसको तो डॉक्टर को सूचना देना बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ हो गया ऐसा तो आखिर उसको नहीं पता लगेगा तो डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा सकती है कि आपने जानबूझ के ऐसा कुछ किया। अब दूसरी बात आई कि अगर उसको बता दिया जाए तो क्या मेंटल लेवल पर वो तैयार है कि इस चीज को सुन के कहीं उसके मेंटल लेवल पर कोई ऐसा डिप्रेशन का भाव तो नहीं आ जाएगा या उसके मन पे कोई ऐसा आघात तो नहीं पहुंच जाएगा। तो क्या इसको दिया जाए कि ना दिया जाए। तो ये दोनों चीजें बड़ी अपने आप में संवेदनशील थी। अगर दिया जाता है और उसके ऊपर कोई ऐसा प्रतिकूल असर पड़ता है जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है तो क्या किया जाए। तो ये बात आई कि देना चाहिए क्योंकि ये गंभीर बीमारी है और साथ में कानून कहता है कि ये उसने डॉक्टर के साथ करार किया कि हमारी ये निजता का उल्लंघन होगा, ये जानकारी ना दी जाए, छुपाने की बात की गई। अब ऐसे में विवेक के ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर एक काउंसलर भी होता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है कि उससे चर्चा करे कि वो किस स्थिति में है। अगर डिप्रेशन में जा सकती है या कुछ इस तरह की स्थिति है तो ना बताई जाए, या बताई जाए तो कितना बताया जाए, या छुपाया जाए भी तो कितना छुपाया जाए। तो मेरा ख्याल से ये ऐसा कुछ संदर्भ रहा कि स्पष्ट नहीं हो पाया। लास्टली यही कहा उन्होंने कि ये डॉक्टर के विवेक के ऊपर है, उस पेशेंट की स्थिति कैसी है और उसकी पत्नी की स्थिति कैसी है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। डॉक्टर अगर समझता है कि इसको हम बताते हैं तो सपोर्टिव रोल प्ले करेगी, उसके अपने आप में कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, उसका शरीर में या मन में कोई ऐसा विकृत भाव नहीं पैदा होगा या कोई ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं होगी। दोनों स्थिति को समझने के लिए उन्हीं के विवेक पर छोड़ दिया कि डॉक्टर ही बेस्ट कर सकता है। तो अगर वो उसकी तबीयत खराब होगी तो उसका भी इलाज वही करेगा। तो इसमें कोई रेडी मेड ऐसा आंसर पांडे जी ने भी नहीं दिया। कहा कि यहाँ पर ऐसे केसेस में विवेक ही सबसे ज्यादा उपयुक्त तो एक अस्त्र हो सकता है। तो ये सर स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था। धन्यवाद सर। ये तो जो है समझ सकता हूँ कि ये बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन यदि पेशेंट भी एक सम्मानित और नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है तो उसको खुद भी अपने को जो है इस चीजों से मतलब दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है जी, कारण से कि उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि जैसे बच्चे भाई माँ के पेट में बच्चा है और वो HIV ग्रसित है तो बच्चे को मिल जाता है ना, ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एड्स के वायरस का। तो वहां पर भी जो है कि नहीं इस तरह के एहतियात रखे जाते हैं। भाई माँ क्यों चाहेगी कि उसका बच्चा जो है कि नहीं इस तरह की चीजों में जाए, और उसी तरह से पुरुष की भी या महिला की भी अपने स्पाउस के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है। समाज के प्रति वो क्या करेगा भाई, वो तो समाज तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो एक छत के नीचे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक रहा, धन्यवाद, नमस्कार। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन किसी के मन में और शंका RTI को लेकर? कोई और प्रश्न? जी सर, मैं सर एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं सर। अच्छा शुक्ला जी बोले। हाँ, डॉक्टर इंद्र शुक्ला जी हमारे यहाँ विभाग अध्यक्ष हैं बीएड में। हाँ शुक्ला जी बोलिए सर प्लीज। सबसे पहले सर तिवारी सर को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत सर आभार प्रकट करता हूं कि सर ने बहुत ही जो है RTI पे बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, जिसके माध्यम से हम विभिन्न सूचनाओं के द्वारा जो बातें थी हम लोगों को ज्ञात हुई। एक सर डाउट ये हो रहा है, जैसा कि अभी MP सर को भी सर बहुत आभार प्रकट करूंगा कि सर आपने जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है इस विषय को आपने चुना, इसके लिए सर मैं विशेष आभारी हूँ। आपने सर अभी एक बात कही थी कि जो BPL के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स,
उनका यदि राशन कार्ड में नेम लिखा हुआ है उसमें यदि वो मांगता है, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जब प्रेजेंट टाइम में हमारी भारत सरकार जो है मनरेगा के अंतर्गत जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उनको मिनिमम जो है 1 वर्ष में 100 दिन दिए गए हैं कि आपको जॉब मिलेगा, और जो मनरेगा के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी है वो 200 से ऊपर है, 200 से एबव उनकी रुपीज है। तो सर इस दृष्टिकोण से तो 1 ईयर में उनका 20,000 रुपीज हो जा रहा है, और जबकि जो है बीपीएल के अंतर्गत है कि यदि 12,000 रुपए तक आते हैं तो उन्हें फ्री में दिया जाए। तो इसका असर कैसे, चूंकि ऑलरेडी दोनों ही बातें भारत सरकार के द्वारा ही डिसाइड की गई हैं, तो कैसे जाना जाएगा कि सर ये जो है बीपीएल के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हम बात कर रहे हैं आरटीआई की, तो आरटीआई के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं, तो आरटीआई यदि कोई लगातार वो बीपीएल कार्ड बना, आपको कहता है कि वो बीपीएल कार्ड धारक है, तो उसका कार्ड कैसे बना वो तो हम नहीं बता सकते कि उसका कार्ड कैसे बना, उसकी इनकम कितनी है। लेकिन यदि वो अपने आप को बीपीएल का अभ्यर्थी बताता है तो उसका बीपीएल कार्ड में नाम अंकित होना आवश्यक है। अब ये दूसरा प्रश्न है, ये आरटीआई के दायरे में कि वो उसका बीपीएल कार्ड कैसे बना है जबकि उसकी इनकम ज्यादा आ जा रही है, जो बीपीएल कर्मचारियों के लिए, जितने लोगों के लिए है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि किस तरह से उस कार्ड बना है। लेकिन यदि वो बीपीएल का फायदा लेना चाहता है तो उसका बीपीएल कार्ड में नाम अंकित होना जरूरी है, तभी उसे 10 रुपए के शुल्क से छूट का प्रावधान है। सही, हाँ सही कह रहे हैं सर। इसमें एक दिक्कत ये है ना कि भाई मनरेगा का रिकॉर्ड थोड़े बीपीएल कार्ड में होता है, तो मनरेगा एक अलग चीज है भाई। उस परिवार के सदस्य जो है, ये तो मैं एक चर्चा के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास भी इसका जवाब नहीं। सर मौर्य सर, मेरा क्वेश्चन सर इसलिए था कि जो वार्षिक आय बनती है वो उनके गार्जियन के आधार पर बनती है, ना कि वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के आधार पर। हाँ तो जी। जबकि भारत सरकार ये कहती है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति उनको मिनिमम जो है 100 डेज जो है मनरेगा के अंतर्गत काट दिया जाएगा। सर ये इसलिए मेरा क्वेश्चन था जानने के लिए, और मैं अब बात समझ गया। सर एक क्वेश्चन और है सर, एमपी सर। सर ये क्वेश्चन है, कई बार सर आरटीआई आती है और हम ये एक लाइन लिख देते हैं कि यह सूचना अधिकार के दायरे के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसे वो कौन से बिंदु हैं जिनको हम जानेंगे कि यह सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं आती? बिल्कुल, अभी हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे डॉक्टर जितेंद्र तिवारी सर, तो उन्होंने उस पर अभी चर्चा की थी कि कौन सी सूचनाएं हैं जो आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। उन पर अभी काफी विस्तार से चर्चा की थी। बता रहा था सर, उसमें मैंने उस लेक्चर को सुना है सर, लेकिन वो चीज जैसे सर ने उसे फोर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आई हुई थी जिसमें उन्होंने आरपीएफ इन सारी चीजों को गिनाया था। लेकिन हम अपने एजुकेशन के अंतर्गत भी कई बार बिंदु आ जाते हैं जो हम एक लाइन ये मेंशन कर देते हैं कि यह सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो हाउ कैन डिफाइन, ये कैसे जानेंगे सर कि कौन कौन सी चीजें नहीं? इसका कुछ है क्या वर्णन कहीं? नहीं, बिल्कुल ये इसमें है। अभी तो तिवारी सर ने भी जिक्र किया था, वो बिंदु वाइज ब्रॉड वाइज बताया था कि जो जैसे प्राइवेट कुछ ऐसा होती है, जैसे कुछ सूचना ऐसी है, मान लिया कॉलेज में किसी के ऊपर कोई जांच चल रही है, सब कुछ क्या एक्सपायर, ठीक है ना, कोई जांच का प्रकरण है, उससे संबंधित यदि कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना नहीं दी जा सकती, एक चीज। दूसरा, जो अभी बीमारी वाली बात की, HIV बीमारी है या कोई और इससे संबंधित बीमारी, वो किसी को भी हो सकती है, उसके बारे में यदि कोई सूचना मांगेगा तो वो सूचना भी विवेक पर डिपेंड करती है कि सूचना दी जाए ना दी जाए। या कोई तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना है कि मान लिया मुझसे संबंधित मेरे कुछ चीजें मांगी जा रही हैं कि भाई MP सिंह की हमें ये सूचना दीजिए, तो लोक सूचना अधिकारी वो 5 दिन के अंदर तृतीय पक्ष को सूचना देगा, फिर तृतीय पक्ष अपना पक्ष रखेगा, तो वो सूचना भी हो सकता है कि लोक सूचना अधिकारी मना कर दे देने को। जो ऐसी सूचनाएं जो जांच के दायरे में है या जो देश की अखंडता या एकता को कहीं ना कहीं उस पर कुप्रभाव डालने वाली है, ऐसी सूचनाएं, या जैसे स्पेशल फोर्स हैं, इससे संबंधित सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित सूचनाएं हैं, तो उन पर काफी विस्तार पूर्वक सर ने चर्चा की थी, वो सूचनाएं नहीं दे सकते। दूसरी चीज, महाविद्यालय में जो सूचना आती है, कभी कभी ऐसी सूचना आती है कि जो वास्तव में हमारे पास होती ही नहीं है, तो उनको ये लिखा जाता है अभिलेखों में धारित नहीं है, वही सूचना जो सूचना अभिलेखों में धारित है। इसके अलावा कुछ दृष्टिकरण का भी नियम है कि जैसे हमारे शासन ने, सरकार ने नियमावली बना रखी है कि कौन कौन से कागज अभिलेख हम समय अवधि तक रख सकते हैं,
और कितनी अवधि के बाद उनका हम वरिष्ठीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय, जैसे हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय है, उसने भी वरिष्ठीकरण की कुछ नियमावली बना रखी है, जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं या अभिलेख हैं जिनको हम एक निर्धारित इतनी समय सीमा के भीतर रख सकते हैं, बाद में उनका वरिष्ठीकरण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई सूचना चाहने वाला व्यक्ति ये मांगता है कि मुझे सन 2005 के एडमिशन फॉर्म की 5 प्रति दीजिए, तो जो हमारा वरिष्ठीकरण नियम कहता है वो ये कहता है कि 2005 के जो कागज हैं वो तो हम 1 साल के अंदर, हम 1 साल के बाद उनका वरिष्ठीकरण कर देते हैं। तो यदि उनका हमने वरिष्ठीकरण कर दिया है और उसका सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है वरिष्ठीकरण संबंधी, तो वो सूचना दे ही नहीं सकते, उसके बदले में उसको वो सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह की सूचना होती है जो सूचना छूट से प्राप्त है, निजीता वाली सूचनाएं जो निजी जीवन से संबंधित है, या मान लिया कोई सूचनाएं किसी व्यक्ति से संबंधित पूछ रहे हैं या महाविद्यालय के कर्मचारी से संबंधित, और ऐसा लगता है कि ये सूचना चाहने वाला व्यक्ति कुछ विध्वंसकारी दिमाग का है, ये उस व्यक्ति को नुकसान किसी भी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो या मानसिक नुकसान हो, वो पहुंचा सकता है, तो ऐसी सूचना भी लोक सूचना अधिकारी के विवेक पर डिपेंड है, वो ना दे, ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती। जी सर, ओके सर, ओके सर। हाँ सर, हेलो शुक्ला जी, तो मैं शुक्ला सर। जी सर, जी सर, तिवारी सर। हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। एक तो बीपीएल वाली जो नियमावली है इस पर भी चर्चा हुई। स्टैंडर्ड नियमावली में 12,000 वार्षिक आय लिख दी गई, लेकिन कई अन्य तरह से अगर उनके कोई सोर्सेज है और डिपार्टमेंट को भी पता है कि सोर्सेज से 12,000 में उसका खर्चा होने वाला नहीं, उतने में परिवार नहीं चलेगा, उस व्यक्ति का भी, उस एक व्यक्ति का भी निजी जीवन भी 12,000 में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक लूज पोल भी है, नियमावली में कहा गया, तो उसके रिकॉर्ड के आधार पे कहा गया कि जो एक संख्या होती है शायद जो आधार की या कार्ड की, वो जो एक नंबर होता है, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पे मान लिया गया। तो अभी भी इसमें विरोधाभास है, ये एक्सेप्ट किया है मैंने। इस पर डिस्कशन हुआ जब कलेक्ट्रेट में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो डीएम साहब बैठे थे, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, कहीं ना कहीं इसको हम लोग चला रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बाकी डॉक्टर साहब ने आपको स्पष्ट किया। एक चीज जो आपने कही, कौन सी सूचना नहीं दी जा रही? जी शास्त्री, अब एक सूचना ये कि मान लीजिए कि महाविद्यालय में, मैं वही कर ले रहा हूँ उदाहरण, कई असिस्टेंट प्रोफेसर अभी आपके मान लीजिए लगे, और कई असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा पे लगे, ठीक है। अब वो 3 साल हो गया, 5 वर्ष हो गया, पीएचडी नेट कर लिया। अब कोई मान लीजिए कि वही के कोई लड़की या कोई लड़का ये मांगता है कि आपके विद्यालय में कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए हैं शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो उसमें कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है। जी जी जी, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, गर्ल्स और बॉयज टीचर। अब ये सूचना आपका जब वो सीवी आता है, जिसमें आप स्क्रूटनी करते हैं कि किस बेस पर रिकॉर्ड के बेस पर उनको रखा जाए, उसमें लिखा होता ना कि सीवी में मैरिड अनमैरिड, आपके पास है वो, जी जी, वो है, राइटिंग है। अब ये बड़ा प्रश्न है कि क्या ये सूचना महाविद्यालय प्रशासन, लोक सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को अनमैरिड और मैरिड की संख्या के शिक्षकों की सूचना दे या ना दे? जी, क्या करना चाहिए सर? यहाँ पर सर मैं एक बात अपनी रखना चाहूंगा जी, कि अभी एक हमारे मित्र हैं सर, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पीसीएस का रिजल्ट आया सर, और उन्होंने लोग आरटीआई के थ्रू इस चीज को मांग लिया कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इस कैटेगरी के अंतर्गत कितने मैरिड है और कितने अनमैरिड है, और वहां से सर वो सूचना मिली। तो हाँ, मैं बताऊं शुक्ला सर, मैं बताऊं, हाँ मैं बताऊं सर, लोक सूचना अधिकारी के विवेक पर निर्धारित करेगा। हाँ सर मैं बताऊं, सूचना संख्या दे सकते हैं, जैसे कि कितने मैरिड है, कितना अनमैरिड, संख्या दे सकते हैं, लेकिन उनके नाम, उनकी डिटेल बाकी में उसको लोक सूचना अधिकारी के विवेक पर ना दे, लेकिन वो तीसरे पक्ष की सूचना के अंतर्गत आ जाता है। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष के अंतर्गत उनसे सूचना, उनको नोटिस जारी करेगा कि आप इस बारे में अपना बताएं, तो तीसरे पक्ष इसमें शामिल हो जाता है। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा सर डिस्कस करके। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि उनके पीआईओ के विवेक पर डिपेंड करता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाविद्यालय प्रशासन का जो मैनुअल है,
17 मैनुअल के तहत ये सूचना धारित नहीं है। बेशक आपके रिकॉर्ड में है, सीवी में है, लेकिन ये सूचना का बेस नहीं है, आपके पास 17 मैनुअल के अंतर्गत नहीं आती। आप ये एक शब्द लिख सकते हैं कि ये सूचना धारित नहीं है। और अगर देना चाहते हैं तो जैसे सर ने कहा, आप संख्या दे सकते हैं, लेकिन उसकी व्यक्ति का नाम और डिटेल देना उचित नहीं होगा। क्यों? हो सकता कोई इस इंटेंशन से मांग रहा हो कि गलत सोच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये सूचना धारित नहीं वाले जवाब में आ सकती सर, मेरा मानना है। और जो 17 मैनुअल में धारित नहीं की जाती है। धन्यवाद सर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। शुक्ला जी चूंकि कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी जो है कॉलेज में रिकॉर्ड एक मांगा गया था कि कितने जनरल हैं, किससे ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं, और कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, इस तरह की सूचना मांगी गई थी। उसमें एक कॉलम और था, अल्पसंख्यक शब्द था। हाँ, अल्पसंख्यक, कि भाई ये कैसे भरा जाए। तो मैंने जो है ये कहा था, एक जगह बात उठी थी कॉलेज में है कि ये सूचना धारित नहीं है। विश्वविद्यालय के जो फॉर्म भरे जाते हैं या महाविद्यालय में जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें अल्पसंख्यक के नाम से कोई कॉलम नहीं। तो हमारे पास जब कॉलम ही नहीं है, बच्चा भरता ही नहीं है, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, वास्तव में नहीं। और ये जो है कि नहीं, धारित नहीं की के में आता है। ओके सर, थैंक यू मोरा सर। और कोई प्रश्न किसी का? और कोई क्वेरी? कोई और क्वेरी किसी की? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और बड़ा अच्छा ये इंटरेक्शन लगा है हमारा, जो बीच में चर्चा हुई है, इसमें एक सीखने का मौका भी हम लोगों को मिला है। केवल कार्यशाला नहीं थी, आपस में एक दूसरे को सिखाने का मौका इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों को मिला है। और मैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना पूरा अनुभव इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों को देने का प्रयास किया है। सूचना अधिकार अधिनियम की पूरी बारीकियां, विभिन्न प्रकार के इसके सेक्शन और विभिन्न प्रकार की धाराएं, इनका आपने बिल्कुल बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और मैं अब नागरिकों से एक अपील करना चाहूंगा, जो हमारा सूचना अधिकार अधिनियम की जो आत्मा कहती है कि आपके ऊपर एक नागरिक के तौर पर लोकतंत्र के आदर्श को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। और सूचना अधिकार अधिनियम आपकी क्षमता, विकास, शासन में सुधार तथा जागरूक नागरिकों के द्वारा लोक प्राधिकारियों के लाभ हेतु अस्तित्व में आया है। अधिनियम का ध्यान पूर्वक क्रियान्वयन लोक प्राधिकारियों द्वारा तथा आप जैसे नागरिकों के पर्यवेक्षण द्वारा होना है। अतः आप सभी से अपील की जाती है कि आप अधिनियम के शब्दों और आत्मा को समझे, जिससे कि देश को समग्र रूप में लाभ प्राप्त हो सके और देश का विकास हो सके। इसी के साथ ही मैं आप हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी का बहुत क्या तरीके से को सभी को अधिकार अधिनियम, विभिन्न प्रकार के धारों के बारे में आपने बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य जी डॉक्टर चंद्राम जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस कार्यशाला को कराने की अपनी अनुमति प्रदान की थी, जिनके संरक्षण में, जिनकी अध्यक्षता में आज इस कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। सभी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं जो भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज इस कार्यशाला में जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो प्रतिभागी इस प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाह रहे थे लेकिन से नहीं जुड़ पाए हैं, ये हमने रिकॉर्डिंग की है, ये यूट्यूब के जरिए इस कार्यशाला का लाभ ले सकते हैं। महाविद्यालय की वेबसाइट पर हम इसको डाल देंगे, बाकी और भी हम इधर उधर डालेंगे। आप यूट्यूब के जरिए इस कार्यशाला को देख सकते हैं, वहां से लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा उन विद्यार्थियों के लिए भी ये कार्यशाला बहुत लाभान्वित साबित होगी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सूचना अधिकार से संबंधित, सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित तमाम सूचनाएं आपको मिली है, तमाम जानकारी आपकी बढ़ी है, तमाम ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यशाला के समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महिपाल जी, महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वाद के लिए, सहयोग के लिए, क्योंकि एक टीम वर्क है, सभी का सहयोग इसमें मिला है। और एक मजा भी आ रहा है कि ये एक हम बात करते हैं आजकल
पेडागोगी की, आईसीटी टूल्स की। तो ई प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो एक आईसीटी का इस्तेमाल भी हमने किया है। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमने यूज किया है, तो भी एक बेहतरीन चीज रही है। और सबसे पहले कोरोना का आजकल जैसा काल चल रहा है, तो जो शारीरिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस बनानी है, तो सभी लोग अपने अपने दफ्तरों से, अपने अपने घरों से इस कार्यशाला में जुड़े हैं। तो इस सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं और घर पर चाय की चुस्की ले सकते हैं। धन्यवाद। भविष्य में इस प्रकार की अन्य कार्यशालाएं, प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अवसर प्रदान करने बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्शी वो कहाँ गया? दूसरा